सबसे पहले द कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। ठीक है सर, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस का रूल क्या है? तो सबसे पहले कंपनी क्या करता है, नेम रिजर्वेशन करता है। नेम रिजर्वेशन मतलब क्या? आरओसी को एप्लीकेशन देना होता है कि आरओसी हम इस नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, क्या हम इस नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्या? हम आरओसी को क्या देंगे? आरओसी को हम देंगे नेम एप्लीकेशन के लिए हाँ, नेम एप्लीकेशन, नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देंगे। इसके लिए एप्लीकेशन देंगे, नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देंगे। फिर आरओसी हमारे एप्लीकेशन को देखेगा। फिर आरओसी हमारे एप्लीकेशन को देखने के बाद हमारे एप्लीकेशंस को अप्रूव करके हमारा नाम क्या कर देगा, रिजर्व कर देगा। कितने दिन के लिए नेम रिजर्व कर देता है? 20 डेज के लिए नेम रिजर्व कर देता है। जैसे ही नेम रिजर्व हो जाएगा, जैसे ही आरओसी हमारे नेम एप्लीकेशंस को अप्रूव कर देगा ना, उसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, हम लोग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कितने चीज आते हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं? दो डॉक्यूमेंट्स, एक एमओए और दूसरा एओए। कितने डॉक्यूमेंट्स? एक एमओए और दूसरा एओए। हम लोग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। फिर हम लोग डिक्लेरेशन प्रिपेयर करेंगे। फिर हम लोग फर्स्ट डायरेक्टर का और फर्स्ट अपना जो फर्स्ट डायरेक्टर जो सब्सक्राइबर है, इन सब का पार्टिकुलर्स हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर्स को ऐड करेंगे। और उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके हम किसके पास जाएंगे? आरओसी के पास जाएंगे। फिर आरओसी को हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। आरओसी उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हमें क्या इशू करके दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके देगा। और एक आइडेंटिटी नंबर देता है, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये पूरा का पूरा कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस जो है ना, इस समरी फॉर्म में। अभी हम जाएंगे डिटेल प्रोसीजर में। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें नेम एप्लीकेशन देना है। नेम एप्लीकेशन किसको देना है? आरओसी को देना है। आरओसी हमारे नेम एप्लीकेशंस को क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद हमारा हमने जो एप्लीकेशन दिया था, जिस नाम से हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, उस नाम को रिजर्व करके रख देगा। कितने दिन के लिए रिजर्व करके रख देगा? 20 डेज। सर 20 डेज कहाँ से काउंट करना है? 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एन अप्रूवल। जब एग्जाम में लिखोगे ना, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, ऐसा नहीं सिर्फ 20 डेज लिख के आ गए, नहीं। आरओसी गिव्स अप्रूवल, आरओसी अप्रूवल दे देगा और हमारे नेम को रिजर्व करके रख देगा। कितने दिन के लिए रिजर्व करके रख देगा? फॉर 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एन अप्रूवल। जिस दिन आरओसी ने अप्रूव किया ना, वहां से 20 डेज तक के लिए हमारा नाम क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा। याद रखना है। उसके बाद नेम रिजर्व हो गया। उसके बाद हम लोग आके क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कितने डॉक्यूमेंट्स है? दो। अभी के लिए दो समझो, एक ईएमओए और एक ईएओए। एक ईएमओए और एक ईएओए। फाउंडेशन में ना हम लोगों ने सिर्फ एमओए एओए पढ़ा था। यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। ईएमओए कौन से फॉर्म पे? आईएनसी 32 पे। ईएओए कौन से फॉर्म पे? आईएनसी 33 पे। ईएमओए कौन से फॉर्म पे? आईएनसी 32 पे। ईएओए कौन से फॉर्म पे? आईएनसी 33 पे। मेरे साथ साथ ही ना याद हो जाना चाहिए। मेरे साथ साथ ही ना ये याद हो जाना चाहिए। ईएमओए कौन से फॉर्म नंबर पे? आईएनसी 32 पे। और ईएओए कौन से फॉर्म नंबर पे? आईएनसी 33 पे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद सर ये जो एमओए एओए बना है ना, इस एमओए और एओ में साइन कौन करेगा? क्या बताया था मैंने? इट विल बी साइन बाय द ऑल द सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी। कंपनी में जितने भी सब्सक्राइबर है ना, ये सारे के सारे सब्सक्राइबर किस पे साइन करते हैं? एमओए और एओ पे साइन करते हैं। ये लोग जब सब्सक्राइबर लोग जब साइन करते हैं ना, जब सब्सक्राइबर लोग साइन करते हैं ना, तो वहां पे एक विटनेस का प्रेजेंस होना जरूरी है। एक विटनेस का प्रेजेंस होना क्या है? जरूरी है। ठीक है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे बातें याद रखना है। नोट, सब्सक्राइबर शुड ऐड हिज नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। हाँ, इसका मतलब क्या है? जिस भी पेज पे, एमओए के जिस भी पेज पे सब्सक्राइबर साइन करेगा ना, तो वहाँ पे उसको अपना नाम, उसका एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन लिखना है और उसके बाद साइन करना है। नेम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, अपना ऑक्यूपेशन लिखना है और उसके बाद ही साइन करना है। ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइबर का साइन हो गया एमओए में। सब्सक्राइबर का साइन हो जाने के बाद ना, सब्सक्राइबर के साइन हो जाने के बाद ना, विटनेस को भी उस एमओए और एओ में साइन करना पड़ेगा। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन सब्सक्राइबर ने विटनेस के प्रेजेंस पे साइन किया है? पता नहीं चलेगा ना। इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए इसलिए क्या करना है, एमओए और एओए में एक बार सब्सक्राइबर का साइन हो जाए, उसके बाद विटनेस को भी क्या करना है? साइन करना है। जिस पेज पे विटनेस साइन करेगा, जिस एमओए और एओए के पेज में विटनेस साइन करेगा ना, उसमें भी वो नेम, एड्रेस और अपना ऑक्यूपेशन लिखेगा और उसके बाद उस पे साइन करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हाँ, हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो चुका है? अब साइन हो चुका है।
लेकिन साइन से रिलेटेड कुछ छोटे-छोटे बातें हम लोगों को याद रखना है। सर, अगर सब्सक्राइबर इलिटरेट है, सब्सक्राइबर इलिटरेट मतलब क्या? सब्सक्राइबर को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो सर साइन कैसे करेगा? तो लॉ कहता है कि आप उसका क्या ले लो? थंब इम्प्रेशन ले लो। आप उसका क्या ले लो? थंब इम्प्रेशन ले लो। अगर उसको पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, उसको साइन करना नहीं आता है ना, तो आप क्या कर लो? उसका थंब इम्प्रेशन ले लो। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर अगर कोई सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या होगा? अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या होगा? से फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सब्सक्राइबर XYZ लिमिटेड कंपनी है। सुनो हाँ ध्यान ध्यान से, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सब्सक्राइबर कौन है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। सर अब ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है XYZ लिमिटेड, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमओए और एओ में साइन कैसे करेगा? तो लॉ ने क्या कहा ना, XYZ लिमिटेड बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन पे एक डायरेक्टर को या फिर एक ऑफिसर को या फिर एक एम्प्लॉय को ऑथोराइज करेगा। XYZ अपने 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 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग रखेगा, बोर्ड रेजोल्यूशंस पास करेगा, उसमें अपने डायरेक्टर, अपना ऑफिसर जो एम्प्लॉय है, इनमें से किसी एक व्यक्ति को ऑथराइज करेगा और बोलेगा कि भैया आप लोग जाके क्या कर दो, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमओए और एओ में साइन कर दो। आप लोग जाके क्या कर दो, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमओए में और एओ में जाके साइन कर दो। ठीक है? वेयर सब्सक्राइबर इज एन बॉडी कॉर्पोरेट, एमओए एंड एओए shall be signed by the authorized director, officer, employee of the body corporate. Authorization is given by way of board resolutions. Authorization कैसे दिया जाता है? बोर्ड रेजोल्यूशंस के थ्रू ऑथराइजेशन दिया जाता है। ठीक है? और सब्सक्राइबर इज एन बॉडी कॉर्पोरेट, एमओए एओए shall be signed by the authorized director, officer, employee of the body corporate. Authorization is given by way of board resolution. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सर अगर सब्सक्राइबर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो? अगर सब्सक्राइबर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो क्या होगा सर? सुनो ध्यान से, अगर सब्सक्राइबर क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो क्या होगा? से फॉर एग्जांपल ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब मेरा जो है ना क्या बोलते हैं इसको, मेरा हाँ, मेरा सब्सक्राइबर जो है ना एक एलएलपी है। उस एलएलपी का नाम से फॉर एग्जांपल एनपीओ एलएलपी है। उस एलएलपी का नाम क्या है? एनपीओ एलएलपी है। मेरे कंपनी का नाम क्या है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरे इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सब्सक्राइबर कौन है? एनपीओ एलएलपी। सर वो एनपीओ एलएलपी अब साइन कैसे करेगा मेरे कंपनी के एमओए और एओए में? तो लॉ कहता है सुनो, ये जो एलएलपी है ना, वो एक पार्टनर को ऑथराइज करेगा। सारे के सारे उस एलएलपी के सारे पार्टनर्स इकट्ठा होंगे, एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे। उस मीटिंग में एक पार्टनर को ऑथराइज करेंगे और वो जो ऑथराइज पार्टनर है ना, वो आके मेरे कंपनी के एमओए और एओ में साइन करेगा। That's it. Where subscriber is in limited liability partnership, it shall be signed by the partner of LLP, duly authorized by a resolution approved by all the partners of limited liability partnership. ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रूल्स फॉर फॉरेन सब्सिडरीज। रूल्स फॉर फॉरेन सब्सिडरीज। सर अगर कोई सब्सक्राइबर फॉरेन कंट्री का है तो क्या होगा? तो इसमें ना दो 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 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है मैंने। इसको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया है? दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एक कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर, दूसरा कॉमनवेल्थ कंट्री के बाहर। एक कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर, दूसरा कॉमनवेल्थ कंट्री के बाहर। कॉमनवेल्थ कंट्री में ना 56 कंट्रीज आते हैं टोटल। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कितने कंट्रीज आते हैं? 56 कंट्रीज आते हैं। ठीक है? इसके अलावा जैसे चाइना, यूएसए, ये सब किस में नहीं आते हैं? ये सब कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप पे नहीं आते। ये लोग जो कंट्री है कॉमनवेल्थ के बाहर होते हैं। ठीक है ना? अगर व्यक्ति कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर से आ रहा है, देन उसके सिग्नेचर को, उसके एड्रेस को, उसके आइडेंटिटी को, जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो लेके आएगा। जैसे हमारे यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, वहाँ पे उनके वहाँ पे कुछ होता होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। वो जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, उसका जो एड्रेस है, उसका जो सिग्नेचर है, जिस पेज में भी वो साइन करेगा, उस उन सब को हमें क्या करवाना होता है? नोटराइज करवाना होता है। उन सब डॉक्यूमेंट को हमें क्या करवाना होता है? नोटराइज करवाना होता है। अगर सब्सक्राइबर से फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन का प्लेयर है, से पर फॉरेन का प्लेयर का नाम मैं ले लेता हूँ, ग्लेन मैक्सवेल है। ग्लेन मैक्सवेल को ना यहाँ पे आके इंडिया की किसी कंपनी में ना उसको इंडियन कंपनी की एमओए में उसको साइन करना है। इंडियन कंपनी की एमओए में सब्सक्राइबर है, उसको साइन करना है। तो सर उसका जो सिग्नेचर होगा, उसका जो एड्रेस का जो प्रूफ होगा, उसका जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा,
इन सब डॉक्यूमेंट को क्या करवाना पड़ेगा, हमें नोटराइज करवाना पड़ेगा। नोटरी पब्लिक के पास जाके इसके सिग्नेचर को, इसके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को क्या करवाना होता है, नोटराइज करवाना होता है। लेकिन सुनो, अगर कोई व्यक्ति कॉमनवेल्थ कंट्री से बाहर कंट्री का है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना का है, यूएसए का है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उसके सिग्नेचर को, उसके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को और उसके एड्रेस को हम नोटराइज तो करवाएंगे ही करवाएंगे, नोटराइज तो करवाएंगे ही करवाएंगे। नोटराइज के साथ साथ हमें काउंसलर ऑफिसर का भी क्या चाहिए होता है, सिग्नेचर चाहिए होता है। ये याद रखना है। कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर से व्यक्ति है, कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, देन उसके सिग्नेचर को हम क्या करेंगे, सिर्फ नोटराइज करवाएंगे। लेकिन कॉमनवेल्थ कंट्री से बाहर का कोई व्यक्ति है, देन ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, नोटराइज तो करवाएंगे करवाएंगे, साथ में काउंसलर ऑफिसर का साइन भी देंगे। ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर फॉरेन नेशनल का व्यक्ति है, फॉरेन नेशनल का व्यक्ति है, इंडिया में आके कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, कर सकता है क्या, आंसर इज यस। लेकिन उसको बिजनेस वीजा लेके आना पड़ेगा। उसको क्या लेके आना पड़ेगा, बिजनेस वीजा लेके आना पड़ेगा। दैट्स इट। देखो, इसको मैंने समराइज कर दिया है, साइनिंग रूल्स, एक क्विक समरी। साइन कौन करेगा एमओए और एओए में, तो एमओए और एओए में साइन विटनेस नहीं करेगा, एमओए और एओए में साइन करेगा सब्सक्राइबर। एक मिनट रुक जाओ बस, यहाँ पे मेरे को 1 मिनट का समय दे दो, 1 मिनट का समय ही चाहिए मेरे को बस, 1 मिनट। सुनो, साइन बाय दी एमओए और साइन, एमओए और ए में साइन कौन करेगा, तो यहाँ पे लिख देना सब्सक्राइबर करेगा। कौन करेगा, सब्सक्राइबर करेगा, एस यू बी। कौन करेगा, सब्सक्राइबर करेगा। सब्सक्राइबर साइन करेगा ना, तो इसके प्रेजेंस में कौन रहेगा, एक विटनेस खड़ा रहेगा। सब्सक्राइबर अगर इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको क्या करना है, अपना थंब इंप्रेशन देना है। बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो किसी एक एम्प्लॉय को ऑथराइज करेगा, किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करेगा, किसी ऑफिसर को ऑथराइज करेगा। वो ऑथराइज्ड एम्प्लॉय, डायरेक्टर, ऑफिसर आके हमारे कंपनी की बोर्ड, हमारे कंपनी के एमओ और ए में साइन करेगा। सर ऑथराइजेशन कैसे देंगे, तो बोर्ड ऑफ बीओडी के थ्रू। वो जो कंपनी है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो मेरे कंपनी का सब्सक्राइबर है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेरा कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी मेरा सब्सक्राइबर है, तो एक्स वाई जेड क्या करेगा, एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बोर्ड मीटिंग पास करेगा। उस बोर्ड मीटिंग में एक एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को या फिर ऑफिसर को ऑथराइज करेगा, फिर वो ऑथराइज एम्प्लॉय आके हमारे कंपनी के एमओ या में साइन करेंगे। एलएलपी अगर है, एलएलपी अगर है, तो उनके पार्टनर्स, एलएलपी के पार्टनर्स आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, सबका कंसेंट लेंगे। सारे के सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए यहाँ, सारे के सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेंगे, फिर एक पार्टनर को ऑथराइज करेंगे, फिर वो ऑथराइज पार्टनर आके मेरे एमओ और ए में साइन करेगा। उसके बाद अगर फॉरेन नेशनल है, इंडिया में आके कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, तो बिजनेस वीजा उसको लेके आना पड़ेगा। फॉरेन नेशनल का व्यक्ति है, फॉरेन नेशनल का व्यक्ति है, अगर वो एमओ और ए में साइन करता है, तो उसके सिग्नेचर, उसके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को क्या करवाना पड़ेगा, नोटराइज करवाना पड़ेगा। कॉमनवेल्थ से बाहर का व्यक्ति है, कॉमनवेल्थ कंट्री से अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, तो नोटराइज तो करवाना ही करवाना है, साथ में काउंसलर ऑफिसर का भी साइन लेना पड़ेगा। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ना, उसके बाद डिक्लेरेशन जाता है। उसके बाद क्या जाता है, डिक्लेरेशन जाता है। डिक्लेरेशन किसका किसका जाता है सर, तो डिक्लेरेशन को ना मैंने दो 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 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। डिक्लेरेशन को मैंने कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक फॉर्म नंबर आईएनसी 9 में, दूसरा फॉर्म नंबर आईएनसी 8 पे। एक फॉर्म नंबर आईएनसी 9 पे, दूसरा फॉर्म नंबर आईएनसी 8 पे। एक फॉर्म नंबर आईएनसी 9 पे, दूसरा फॉर्म नंबर आईएनसी 8 पे। एक कौन सा फॉर्म पे, फॉर्म नंबर आईएनसी 9 पे, और दूसरा कौन सा फॉर्म नंबर पे, फॉर्म नंबर आईएनसी 8 पे। फॉर्म नंबर आईएनसी में ना 2 लोग डिक्लेरेशन देते हैं। फॉर्म नंबर आईएनसी में कितने लोग डिक्लेरेशन देते हैं, तो 2 लोग डिक्लेरेशन देते हैं, फर्स्ट सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर। कितने लोग, 2 लोग, फर्स्ट सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर। फॉर्म नंबर आईएनसी 8 में कौन देता है डिक्लेरेशन सर, प्रोफेशनल्स देते हैं। और प्रोफेशनल्स के साथ में अगर कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर है, प्रोफेशनल के साथ में फर्स्ट डायरेक्टर को भी देना है, और उसके बाद अगर कंपनी में सीएस है, तो उसको भी साइन, उसको भी क्या करना है, डिक्लेरेशन देना है। सुनो हाँ, फॉर्म नंबर आईएनसी 9 में 2 लोगों का डिक्लेरेशन, एक फर्स्ट सब्सक्राइबर का और एक फर्स्ट डायरेक्टर का। फॉर्म नंबर आईएनसी में प्रोफेशनल्स रहेंगे, कोई भी रहेगा, प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीए में ये करेंगे करेंगे आईएनसी 8 में साइन डिक्लेरेशन, सॉरी फॉर्म नंबर आईएनसी 8 में ये तो करेंगे ही करेंगे डिक्लेरेशन। इनके साथ में कंपनी का कोई डायरेक्टर होगा, फर्स्ट डायरेक्टर, या फिर कोई मैनेजर होगा, या फिर कंपनी अगर कंपनी सेक्रेटरी है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा।
ठीक है। फॉर्म नंबर आईएनसी 9, फॉर्म नंबर आईएनसी 9, फॉर्म नंबर आईएनसी 9 पे ना 3 तरीके का डिक्लेरेशन होता है। फॉर्म नंबर आईएनसी 9 में कितने तरीके का डिक्लेरेशन होता है? 3 तरीके का डिक्लेरेशन होता है। कितने पेजेस का डिक्लेरेशन होता है? समझने के लिए ऐसा समझो कि 3 पेज का डिक्लेरेशन होता है। पहले पेज में ना जो फर्स्ट पेज होगा उन लोगों का, उस फर्स्ट पेज में वो लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर, कि हे कंपनी, हे आरओसी, हम लोगों ने जो ये बनाया है ना, एमओए और एओए बनाया है ना, इस एमओए और एओए में जितना भी इंफॉर्मेशन हमने लिखा है ना, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन क्या है? करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। ये जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लिखा है ना, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन क्या है? करेक्ट है, ट्रू है और कंप्लीट है। ये पहला। से फॉर एग्जाम्पल ये एमओए का, ये आई फॉर्म नंबर आईएनसी 9 का कोई एक पेज है जहाँ पे फर्स्ट सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर डिक्लेरेशन दे रहे हैं। इसमें वो लोग क्या लिखेंगे ना, डिक्लेरेशन वाला पेज है, इसमें लिखेंगे कि जितना भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है एमओए और ए में, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन क्या है? करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से ना, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने एमओए और ए में लिखा है, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। ये पहला पेज। फिर आईएनसी 9 का दूसरा पेज। आईएनसी 9 के दूसरे पेज में वो लोग क्या लिखेंगे? आईएनसी 9 के दूसरे पेज में लिखेंगे कि हम लोग ना अपने लाइफ टाइम में कभी भी कन्विक्टेड नहीं हुए हैं। कन्विक्टेड का मतलब होता है हम लोग कभी भी जेल नहीं गए हैं। कंपनीज एक्ट, ये कंपनी के प्रमोशंस के मैटर पे, कंपनी के फॉर्मेशंस के मैटर पे, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के मैटर पे, कंपनी के प्रमोशंस के मैटर पे, फॉर्मेशंस के मैटर पे और कंपनी के मैनेजमेंट के मैटर पे ना, हम लोगों को अपने लाइफ टाइम में कभी भी क्या नहीं हुआ है? जेल नहीं हुआ है। ये दूसरे पेज में डिक्लेरेशन देंगे। फिर तीसरा पेज होगा। तीसरे पेज में क्या लिखेंगे? तीसरे पेज में ये लिखेंगे कि हम लोगों ने पिछले 5 साल में ना कभी भी फ्रॉड नहीं किया। हम लोगों ने पिछले 5 साल में क्या नहीं किया है? कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। ये 3 पेज का डिक्लेरेशन कौन बनाता है? फर्स्ट डायरेक्टर और फर्स्ट सब्सक्राइबर। पहले में क्या लिखेंगे कि हम लोगों ने जो एमओए और एओए बनाया है ना, इस एमओए और एओए में जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दिया है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। हमारे नॉलेज के हिसाब से इंफॉर्मेशन करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। हो गया पहला डिक्लेरेशन। दूसरा क्या है? हम लोग कभी भी जेल नहीं गए हैं। हम लोग कभी भी कहाँ नहीं गए हैं? जेल नहीं गए। नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा डन है। फिर तीसरा क्या है ना, हम लोगों ने पिछले 5 साल में क्या नहीं किया है? कभी भी फ्रॉड नहीं किया है। ये 3 पेज का डिक्लेरेशन कौन देता है? फॉर्म नंबर आईएनसी 9 पे फर्स्ट डायरेक्टर को और फर्स्ट सब्सक्राइबर को देना होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर्म नंबर आईएनसी 8। फॉर्म नंबर आईएनसी 8 में डिक्लेरेशन कौन देता है? फॉर्म नंबर आईएनसी में डिक्लेरेशन देते हैं 2 लोग। एक प्रोफेशनल्स लाइक प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीए में, और दूसरा होता है पर्सन नेम इन द आर्टिकल एज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ठीक है। पर्सन नेम इन द आर्टिकल एज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी में सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी अगर है, तो वो क्या करके दे देगा? साइन करके दे देगा। याद रख लेना है। सर ये लोग डिक्लेरेशन में क्या देंगे? फॉर्म नंबर आईएनसी 8 पे, फॉर्म नंबर आईएनसी 8 में डिक्लेरेशन जाता है कि जो कंपनी बना है ना, ये कंपनी जब बना है, एमओए एओ जो भी जितना भी चीज़ें बना हुआ है, इस कंपनी को बनते टाइम या कंपनी में जितने भी एमओए एओ में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, सारे के सारे कंपनी से एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एमओए एओ बनाया गया है। और ये जो कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में है ना, पूरा का पूरा कंपनी से एक्ट को कंप्लाई कर रहा है। इस चीज़ का डिक्लेरेशन देना होता है। कौन देता है? फॉर्म नंबर आईएनसी 8 पे प्रोफेशनल्स लाइक प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीए में, और एंड साथ में फर्स्ट डायरेक्टर को, या फिर कंपनी का कोई मैनेजर होगा उसको, या फिर कंपनी में अगर सेक्रेटरी होगा तो सेक्रेटरी को क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा फॉर्म नंबर आईएनसी 8। दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो फर्स्ट डायरेक्टर और फर्स्ट सब्सक्राइबर है ना, तो इनको अपने बारे में बताना होता है। इनका अपने बारे में मतलब इनको अपना पार्टिकुलर सबमिट करना होता है आरओसी को। क्या सबमिट करना होता है? पार्टिकुलर सबमिट करना होता है। अगर फर्स्ट डायरेक्टर है ना, तो उसको कौन सा डिटेल्स देना होता है? उसका नाम, उसका परिवार का नाम, उसका नेशनलिटी, उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ, जो भी व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर बनता है ना, तो उसका ना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है, डीआईएन होना जरूरी है। फिर उसके बाद DIR2। सर DIR2 क्या है? DIR2 में ना डायरेक्टर अपना कंसेंट देता है कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए, तो वो DIR2। अगर वो किसी अदर फॉर्म में इंटरेस्टेड है, अदर फॉर्म में इंटरेस्टेड का मतलब क्या सर? अगर वो किसी दूसरे फॉर्म में या बॉडी कॉर्पोरेट में पार्टनर है या फिर डायरेक्टर है, तो उस फॉर्म का और उस बॉडी कॉर्पोरेट का भी डिटेल्स इसको क्या करना पड़ेगा? आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। फर्स्ट डायरेक्टर को क्या क्या देना है? नाम,
उसका परिवार का नाम, उसका नेशनलिटी, उसका नाम, उसका परिवार का नाम। नंबर 9 पे कितने लोग साइन कर रहे थे? 2 लोग, फर्स्ट सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर। फॉर्म नंबर आईएनसी 8 पे कितने लोग डिक्लेरेशन देंगे? 2 लोग, एक सीए, सीए में प्रैक्टिस लाइक प्रोफेशनल्स लाइक प्रैक्टिसिंग सीए में, और उनके साथ में कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के मैनेजर को या फिर कंपनी के सेक्रेटरी को क्या करना पड़ेगा? आईएनसी 8 में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सर आईएनसी 8 में डिक्लेरेशन क्या होता है? आईएनसी 8 में सिंपल डिक्लेरेशन देना होता है, ये जो कंपनी बन रहा है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में अभी जो चल रहा है, यानी जो कंपनी एमओए एओए बना रहा है, या फिर कंपनी ने जो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन कर रहा है ना, ये कंपनी पूरा कंपनी सेक्ट को फॉलो करते हुए अपना सारा काम कर रहा है। बस इतना ही देना है। जो कंपनी बन रहा है इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में है ना, ये पूरा का पूरा कंपनी सेक्ट को फॉलो करते हुए क्या हो रहा है? इनकॉर्पोरेट हो रहा है। डिक्लेरेशन देना होता है फॉर्म नंबर आईएनसी 8 पे। फॉर्म नंबर आईएनसी 8 में डिक्लेरेशन होने के बाद ना, हमें फर्स्ट डायरेक्टर का और फर्स्ट सब्सक्राइबर का डिटेल्स सबमिट करना होता है। जैसे फर्स्ट डायरेक्टर और फर्स्ट सब्सक्राइबर है ना, फर्स्ट डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, फर्स्ट सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्राइबर ही, फर्स्ट डायरेक्टर को और सब्सक्राइबर को क्या करना होता है? अपने बारे में बताना होता है। किसको? आरओसी को। पहले हम ना फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में पढ़ते, फिर हम सब्सक्राइबर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट डायरेक्टर कौन सा डिटेल्स देगा? उसका नाम, उसका परिवार का नाम, उसका नेशनलिटी, उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसका DIR2, और उसके बाद अगर वो किसी फर्म में और किसी बॉडी कॉर्पोरेट में, किसी फर्म में अगर वो पार्टनर है या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट में अगर वो डायरेक्टर है, तो उस फर्म का और उस बॉडी कॉर्पोरेट का भी डिटेल्स इसको आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। सर DIR2 क्या है? DIR2 है ना, डायरेक्टर से कंसेंट लेना होता है। डायरेक्टर बनने से पहले DIR2 में डायरेक्टर का क्या लेना होता है? कंसेंट लेना होता है। ठीक है। DIN क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। DIN क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। हर एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनने से पहले ना एक नंबर लेना होता है, दैट इज एन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। तो कौन सा डिटेल्स जाएगा? कौन सा डिटेल्स फर्स्ट डायरेक्टर को देना होता है? फिर नाम, उसका परिवार का नाम, उसका नेशनलिटी, उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसका डीन नंबर, उसका DIR2, और अगर वो किसी फॉर्म में और किसी बॉडी कॉर्पोरेट में अगर इंटरेस्टेड है, तो उस फर्म का नाम और उस बॉडी कॉर्पोरेट का नाम भी इसको आरओसी को सबमिट करना होता है। दैट्स इट। उसके बाद ना सब्सक्राइबर के बारे में पढ़ते हैं। सर सब्सक्राइबर को कौन सा डिटेल्स देना होता है? तो सब्सक्राइबर को देखो ना, क्या कौन सा डिटेल्स देना होता है? उसका नाम, उसका परिवार का नाम, उसका फादर मदर का नाम, वो कहाँ पे पैदा हुआ था, कब हुआ था, डेट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना तक पढ़ा लिखा है, उसका पेन नंबर, उसका ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, उसके बाद उसका एड्रेस, कहाँ रहता है, उसका नेशनलिटी क्या है, रहता कहाँ है, और उसका नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, नेपालियन है, चाइनीज़ है, ऑस्ट्रेलियन है, क्या है, ये नेशनलिटी उनको क्या करना पड़ता है? मेंशन करना होता है। अगेन नाम, फादर नेम, मदर नेम, नेम फादर नेम मदर नेम, उसके बाद अपना जन्म पत्र ही बोलते हैं, डेट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ, है ना। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना तक पढ़ा लिखा है, उसके बाद पेन, उसके बाद ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद अपना नेशनलिटी, एड्रेस और उसके बाद नेशनलिटी। अगेन नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ, क्वालिफिकेशन, पेन नंबर, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद नेशनलिटी। ठीक है सर। उसके बाद ये जो है ना, ये जो रेसिडेंटल प्रूफ है और आइडेंटिटी प्रूफ है, अब कैसे पता चलेगा कि आरओसी को कि ये व्यक्ति इंडियन है कि चाइनीज है कि ऑस्ट्रेलियन है, कि कैसे पता चलेगा? कुछ तो चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो चाहिए। तो ना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए सब्सक्राइबर को क्या क्या सबमिट करना होता है? अगर इंडियन है तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड, मतलब वोटर कार्ड। अगर पासपोर्ट कॉपी होगा तो पासपोर्ट कॉपी देने से भी हो जाएगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी काम चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो ड्राइविंग लाइसेंस देने से भी काम चल जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब क्या? इसको आप बोलते हो आधार कार्ड। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब क्या होता है ना, ये आधार कार्ड ही है। इसको काट देता हूँ मैं यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से, ऐसे करके यहाँ पे मैं काट देता हूँ इसको, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बाद अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन कि फॉरेन का व्यक्ति है तो उसको क्या देना पड़ेगा? अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए अगर इंडियन है
तो इन 4 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देगा तो चल जाएगा। कौन सा? वोटर कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार नंबर। ये देगा तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। फॉरेन नेशनल का व्यक्ति है, फॉरेन नेशनल से नॉन रेसिडेंट इंडियन है, देन ऐसे सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ेगा? पासपोर्ट कॉपी देना पड़ेगा। दैट्स इट। रेसिडेंटल प्रूफ के लिए क्या देगा? जहां पे वो रहता है, रेसिडेंटल प्रूफ के लिए ना, वो जहां पे रहता है ना, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल का कागज जो होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो कागज होगा, या फिर बैंक स्टेटमेंट, उसका बैंक स्टेटमेंट क्या करना होता है? आरओसी को सबमिट करना होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट उसको आरओसी के पास सबमिट करना होता है। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक स्टेटमेंट है ना, वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये बात याद रख लेना। इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक स्टेटमेंट देगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक स्टेटमेंट जो है ना, 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एग्जाम में जब लिखोगे ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सिर्फ ये 2 चीज नहीं लिखना है आपको। नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक स्टेटमेंट शेल नॉट बी मोर देन 2 मंथ्स ओल्ड। जो बैंक स्टेटमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, वो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 2 महीने तक पुराना चलेगा, लेकिन 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। उसके बाद सर, अगर कोई सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इज इन बॉडी कॉर्पोरेट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सब्सक्राइबर XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देन ऐसे सिचुएशन पे जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, इसको कौन सा डिटेल्स देना पड़ेगा आरओसी को? तो भैया नेम ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, उस XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, उस XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ईमेल आईडी। देखो, इन केस ऑफ कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजेशन टू सब्सक्राइब दी एमओए, इसका मतलब क्या है ना, वो जब XYZ कंपनी मेरे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ना सब्सक्राइब करने आएगा ना, तो ऐसे नहीं आएगा सुबह उठ गया और सीधा आके ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया, ऐसा नहीं होता है। XYZ क्या करेगा ना, सब्सक्राइब करने से पहले XYZ ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सब्सक्राइब करने से पहले ना, वो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा। वो क्या पास करेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद, उसके बाद ही वो क्या करेगा? XYZ कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा। जो उन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है, जो उन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है ना, वो बोर्ड रेजोल्यूशन भी आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा, वो बोर्ड रेजोल्यूशन भी किसको सबमिट करना पड़ेगा? आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कौन सा डिटेल्स देना है? उसका नाम, XYZ का नाम, उसका ईमेल आईडी, हाँ, उसने जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा, वो बोर्ड रेजोल्यूशन उसको क्या करना होता है? सबमिट करना होता है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट LLP है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? अगर बॉडी कॉर्पोरेट LLP है, देन ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? अगर बॉडी कॉर्पोरेट LLP है ना, तो रेजोल्यूशन पास बाय ऑल दी पार्टनर्स। LLP है, अब LLP जब ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सब्सक्राइब करने आएगा ना, तो पहले क्या करेगा? सारे के सारे पार्टनर से कंसेंट लेगा। सारे के सारे पार्टनर्स आपस में मिलेंगे, एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे। वो मीटिंग कंडक्ट करने के बाद वो लोग क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को इस कंपनी में सब्सक्राइब करना है कि नहीं है। एक बार डिसाइड हो जाए, LLP फिर आके क्या करेगा? ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सब्सक्राइब करेगा। देन अगर LLP अगर मेरे कंपनी का सब्सक्राइबर है ना, देन ऐसे सिचुएशन में LLP को क्या करना पड़ेगा? वो जो कंसेंट उन्होंने लिया होगा सब पार्टनर से, उस कंसेंट को आरओसी के पास सबमिट करना पड़ेगा। जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है पार्टनर्स ने आपस में मिलके, वो रेजोल्यूशन क्या करना पड़ेगा? पास करना, यानी कि आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। डन है, यहां तक डन है क्या? रेजोल्यूशन पास बाय ऑल दी पार्टनर्स, यहां तक डन है क्या? जल्दी बोलो। ठीक है, अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट के केस में क्या? नेम ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, उसका ईमेल आईडी। अगर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बोर्ड रेजोल्यूशंस। अगर LLP बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब अगर LLP ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सब्सक्राइब कर रहा है, देन ऐसे सिचुएशन में LLP ने जो रेजोल्यूशन पास किया होगा, वो रेजोल्यूशन LLP को किसके को सबमिट करना पड़ेगा? आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता है ना,
तो हमें एक एड्रेस देना होता है आरओसी को, दैट इज एन कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज इस्टेब्लिश। जब तक हमारा क्या नहीं हो जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है ना, तब तक हमें क्या करना होता है, एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आरओसी को सबमिट करना होता है। हमें आरओसी को बताना होता है, हे आरओसी सुनो ना, अभी जो हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में है ना, तो अभी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे बन सकता है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस अभी कैसे बन सकता है, अभी तो हम लोग इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में है ना। एक बार हम लोग धरती लोक पे आएंगे, फिर आके हम लोग घर बनाएंगे। अभी तो हम लोग धरती लोक पे आए ही नहीं है, हम लोग तो प्रोसेस में है अभी। तो अभी हम लोग कैसे मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस बताएंगे आपको। तो अभी क्या है ना, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे है, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पे है ना, तब तक ये एड्रेस आप रख लो, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपको हमारे साथ कम्युनिकेट करना है ना, तो आप इस एड्रेस में क्या कर लेना, कम्युनिकेट कर लेना। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज स्टैब्लिश। जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी स्टैब्लिश नहीं होता है, तब तक के लिए हम लोग एक एड्रेस देते हैं, दैट एड्रेस इज नथिंग बट एन कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस स्टैब्लिश नहीं होता है, हमें एक एड्रेस देना होता है, दैट एड्रेस इज नथिंग बट एन कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट बन चुका है। अब हमारे पास ना सारा का सारा डॉक्यूमेंट बन चुका है। क्या क्या डॉक्यूमेंट बन चुका है, एक सेकेंड रुको। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट बन चुका है। हमारे पास ना कंपनी के एमओए और कंपनी के एओए बन चुका है। हमारे पास क्या बन चुका है, कंपनी का एमओए बन चुका है, कंपनी का एओए बन चुका है। क्या बन चुका है, कंपनी का एमओए बन चुका है, कंपनी का एओए बन चुका है। कंपनी का एमओए बन गया। उसके बाद डिक्लेरेशन भी बन चुका है। डिक्लेरेशन किसका, फर्स्ट डायरेक्टर का और फर्स्ट सब्सक्राइबर का। कौन से फॉर्म नंबर पे, INC 9 पे। कितने पेज थे, 3 पेज थे। ये भी बन चुका है। उसके बाद दूसरा फॉर्म कौन सा था, फॉर्म नंबर INC 8। कितने लोग डिक्लेरेशन देते हैं, प्रोफेशनल्स को डिक्लेरेशन देना होता है, साथ में कंपनी का डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर कंपनी सेक्रेटरी को। फॉर्म नंबर INC 8 ये भी बन चुका है। सारा का सारा डिक्लेरेशन भी बन चुका है, MOA भी बन चुका है। उसके बाद ना हमें क्या करना होता है, हमें ना सब्सक्राइबर के बारे में और अपने जो डायरेक्टर के बारे में बताना होता है। ये हमारा फर्स्ट सब्सक्राइबर का पार्टिकुलर, इसमें इसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। जो सब्सक्राइबर है, फर्स्ट सब्सक्राइबर, उसने अपना सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे अपना लिखा हुआ है, नाम, परिवार का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अपना जो रेसिडेंटल प्रूफ है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सब सारा का सारा चीजें इसमें यहाँ पे उसने लिखा है। दिस इज नॉन एज पार्टिकुलर्स ऑफ द सब्सक्राइबर। अपना सब्सक्राइबर का पार्टिकुलर भी हो गया। अब डायरेक्टर ने भी अपना पार्टिकुलर्स दे दिया। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके हम किसके पास जाएंगे, इतने सारे डॉक्यूमेंट बन गए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके हम किसके पास जाएंगे, आरओसी के पास जाएंगे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके हम किसके पास जाएंगे, आरओसी के पास जाएंगे। फिर आरओसी क्या करेगा, आरओसी को हम सबमिट कर देंगे डॉक्यूमेंट्स। आरओसी हमारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। फिर आरओसी क्या करेगा, हमारे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। आरओसी हमारे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, चेक करेगा। चेक करने के बाद आरओसी को लगा कि हाँ डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, तो आरओसी क्या कर देगा ना, हमारे इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, दैट इज एन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एक सर्टिफिकेट दे देगा, दैट इज एन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देने के बाद ना वो हमें एक नंबर अलॉट कर देगा, दैट इज एन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये डॉक्यूमेंट्स उसके बाद हम लोग को लेके गए थे ना, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करेगा मतलब कि अपना साइन कर देगा वहाँ पे, और जो भी डिटेल्स हम लोगों ने एमओए लिखा हुआ है, वो सारा का सारा डिटेल्स अपने जो रजिस्टर ऑफ जो उसने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ होगा, आरओसी ने अपना रजिस्टर जो मेंटेन किया होगा ना, उन सारे जो हम लोगों ने एमओए दिया था, वो सारे के सारे एमओए और एओए में जितना भी डिटेल्स हम लोगों ने लिखा था, वो सारा का सारा डिटेल्स अपने रजिस्टर पे क्या करेगा, नोट डाउन करेगा और हमारे इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर देगा। अब ये डॉक्यूमेंट सरकारी डॉक्यूमेंट हो चुका है, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो चुका है। इन डॉक्यूमेंट को क्या कर देगा, वो साइन कर देगा, रजिस्टर कर देगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने के बाद ना वो हमें क्या इशू कर देगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। हाँ हाँ लिखो, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसने इशू कर दिया, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया। अब ये सारे के सारे चीजें, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और जितने भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे ना, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करके क्या कर देगा, हमारे हाथ पे पकड़ा देगा ऐसे करके। ठीक है, फिर आरओसी बोलेगा ये जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको दे रहे हैं ना, इस डॉक्यूमेंट्स को आपको फेंकना नहीं है। सुनो, आप लोग अपना
मार्कशीट 11-12 का मार्कशीट, ये जो सीए का फाउंडेशन का रिजल्ट का डिग्री, सीए इंटर का जो रिजल्ट आपके पास आएगा, सीए बनने का जो डिग्री आपके पास रहेगा, आपका जो रेस्पेक्टिव बीकॉम का जो डिग्री रहेगा, वो सब चीज़ आप फेंकते हो क्या? नहीं फेंकते हो ना, मेंटेन करके रखते हो ना, अपने घर पे मेंटेन करके रखते हो ना। तो उसी तरीके से कंपनी को भी ये जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, एमओए, एओए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किसके डॉक्यूमेंट्स है? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है। किसके डॉक्यूमेंट्स है? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है। इसीलिए ये जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है ना, ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या करके रखना होता है? मेंटेन करके रखना होता है। जो ये जो कंपनी, ये जो आपने एमओए, एओए, ये जो डॉक्यूमेंट्स आरओसी ने आपको साइन करके दे दिया है, रजिस्टर करके दे दिया है ना, ये अपने पास लेके जाना है। कहाँ पे? आरओसी, सॉरी, कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में लेके जाना है कंपनी को, और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या करके रखना है? मेंटेन करके रखना है। कब तक मेंटेन करके रखना है? जब तक कंपनी डिसोल्यूशन में नहीं जाता है। जब तक कंपनी डिसोल्यूशन में नहीं जाता ना, तब तक इन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करके रखना है? मेंटेन करके रखना है। Maintenance of copies of all documents and information, the company shall maintain and preserve copies of all documents in its registered office till the dissolution of the company. जब तक कंपनी डिसोल्यूशन पे नहीं जाता है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करके रखना है? मेंटेन करके रखना है। दैट्स इट, हमारा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 447 अभी रह गया है, सेक्शन 447 को हम बाद में कवर अप कर लेंगे, लेकिन एक बार खुद तरीके से रिवाइज करते। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? नेम रिजर्व किया। हाँ, नहीं, नेम रिजर्व नहीं किया हम लोगों ने आरओसी को एप्लीकेशन दिया। नेम रिजर्वेशन के लिए हम लोगों ने आरओसी को एप्लीकेशन दिया, फिर आरओसी ने हमारे एप्लीकेशन को अप्रूव किया और हमारे नेम को क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया। कितने दिन के लिए रिजर्व कर दिया? 20 डेज के लिए रिजर्व कर दिया। इन 20 डेज में ना हमें क्या करना है? कंपनी का जितना भी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है, ये सारा कंप्लीट करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, अब इस 20 डेज में हम लोग क्या करेंगे? इन 20 डेज में हम लोग एमओए, एओए, फर्स्ट डायरेक्टर और फर्स्ट सब्सक्राइबर से डिक्लेरेशन लेंगे, प्रोफेशनल से डिक्लेरेशन लेंगे, फिर पार्टिकुलर्स बनाएंगे। उसके बाद सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स लेके किसके पास जाएंगे? आरओसी के पास जाएंगे। आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। उसके बाद आरओसी हमारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर देगा और क्या इशू करके दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इशू करके। एक बार आरओसी ने हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, सीआईएन नंबर दिया, हमारा कंपनी क्या हो चुका है? प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट हो चुका है। हमारा कंपनी क्या हो चुका है? प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अब आते हम लोग अब हम लोग आते हैं 1% कंपनी पे। अब हम लोग आते हैं क्विक तरीके से इस 1% कंपनी को भी क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। 1% कंपनी कौन सा कंपनी होता है? 1% कंपनी ना हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होता है। 1% कंपनी क्या है? 1% कंपनी ना एक प्राइवेट कंपनी है। 1% कंपनी एक क्या है? प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी एक क्या है? प्राइवेट कंपनी, आपको याद रखना है। 1% कंपनी इज इन प्राइवेट कंपनी विच इन सिंगल मेंबर एंड वन नॉमिनी। जब भी आंसर्स लिख के आओगे ना, तो ऐसे लिखना ही है, ओपीसी कंपनी इज एन कंपनी विच एन सिंगल मेंबर एंड नॉमिनी। आंसर हो सकता है गलत हो जाए, हाँ हाँ हो सकता है, मतलब क्या हो ही जाएगा। आपको याद रखना है, ओपीसी इज एन प्राइवेट कंपनी विच एन सिंगल मेंबर एंड वन नॉमिनी। 1% कंपनी इज इन प्राइवेट कंपनी विच एन सिंगल मेंबर एंड नॉमिनी। 1% एक क्या है? प्राइवेट कंपनी, जिसमें क्या रहता है? एक सिंगल मेंबर रहता है और एक नॉमिनी रहता है। ठीक है सर, सिंगल मेंबर बनने के लिए कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा? तो 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ए मेंबर मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड इट शुड नॉट बी एन माइनर। माइनर नहीं होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नॉमिनी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा सर? सेम चीज, नेचुरल पर्सन, माइनर नहीं होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? फाउंडेशंस, रूल फॉर ओपीसी मेंबर्स एंड नॉमिनी। क्या लिखा हुआ है? जब भी आप नॉमिनी अपॉइंट करोगे ना, तो नॉमिनी को अपॉइंट करने से पहले आप उसका कंसेंट लोगे। नॉमिनी जब भी आप अपॉइंट करोगे, तो नॉमिनी अपॉइंट करने से पहले आप उसका क्या लोगे? कंसेंट लोगे। कौन से फॉर्म पे आप लोगों को कंसेंट लेना है? फॉर्म नंबर INC 4 पे उसका कंसेंट लेना है। उसके बाद ए नेचुरल पर्सन कैन बी ए मिलेबर नहीं,
A natural persons can be a member in only one OPC. A natural persons can be a member in only one OPC. Natural persons can be a member in a natural persons can be member in only one OPC. A natural persons can be a member in only one OPC. A natural person can be a nominee in only one OPC. A natural person can be a nominee in only one OPC. A natural persons can be a member in only one OPC. मतलब आज मैंने अगर ABC OPC नाम से ABC प्राइवेट लिमिटेड OPC नाम से अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया ना, अब मैं उस ABC का मेंबर बन गया ना, तो मैं दूसरा XYZ नाम का OPC इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। ये पहली बात है। दूसरा क्या है ना, ए नेचुरल पर्सन कैन बी ए नॉमिनी इन ओनली वन ओबीसी। इसका मतलब क्या है, से फॉर एग्जांपल ये XYZ कंपनी है, ये XYZ कंपनी है और यहाँ पे मैं बना देता हूँ ABC कंपनी। ये XYZ कंपनी है, दूसरा है ABC। ये XYZ कंपनी में ना एक मेंबर है जिसका नाम है X, जिसका नाम क्या है X है, ठीक है। दूसरा ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम क्या है, जिसमें मेंबर कौन है, ए है। सुनो हाँ ध्यान से, एक XYZ कंपनी है जिसमें मेंबर कौन है, X है, और एक ABC OPC है जिसमें मेंबर कौन है, ए है। अब मेरे को नॉमिनी बनना है, अब मेरे को क्या बनना है, नॉमिनी बनना है। तो जो B है, जो विक्रम शर्मा है, या तो X के पास जाएगा या तो A के पास जाएगा। जो B है ना, या तो वो X के पास जाएगा या तो फिर वो A के पास जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, B या तो XYZ कंपनी में नॉमिनी बन सकता है या फिर ABC कंपनी में नॉमिनी बन सकता है, दोनों जगह वो नॉमिनी नहीं बन सकता है। A natural persons can be a nominee in only one OPC. A natural persons can be a nominee in only one OPC. ठीक है। A natural persons can be a member in only one OPC. बस ये दो बात याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सर, where a natural person being member in one OPC becomes a member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC, such person shall meet the criteria can become member of only one OPC. इसको समझते, यहाँ पे पूरा नहीं है। कैन बिकम मेंबर ऑफ वन OPC, यहाँ पे लिख देना है 180 डेज के अंदर उसको डिसाइड करना है। उसको कितने दिन के अंदर डिसाइड करना है, तो उसको ना 180 दिन के अंदर 180 डेज के अंदर उसको डिसाइड करना है। 180 डेज के अंदर उसको डिसाइड करना है। सर ये 180 डेज कहाँ से काउंट करेंगे, जिस दिन से वो मेंबर बनेगा ना उस दिन से हम 180 डेज काउंट करेंगे। समझते, एक एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल इसी वाले ऊपर वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ। से फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी एक OPC है, ABC एक OPC है। XYZ में X मेंबर है, ABC में A मेंबर है। ABC में कौन मेंबर है, A है। ये विक्रम शर्मा यहाँ पे बैठा हुआ है एज ए नॉमिनी। विक्रम शर्मा किसका नॉमिनी है, से फॉर एग्जांपल विक्रम शर्मा जो है ना इस A का नॉमिनी है। हाँ हाँ, ये X का कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ये जो B है, विक्रम शर्मा जो है ना वो किसका नॉमिनी है, A का नॉमिनी है। अब कुछ दिन बाद क्या हो गया ना, A का डेथ हो गया। A का क्या हो गया, डेथ हो गया। जैसे ही A का डेथ हो गया, अब A का डेथ हो जाने के बाद B ऑटोमेटिकली ABC कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, ये वाला एग्जाम्पल नहीं होगा, सॉरी। हाँ इस वाले एग्जाम्पल से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। सुनो सुनो, गलत एग्जाम्पल। अगेन ABC है, ABC एक OPC है, दूसरा एक OPC है XYZ। एक ABC है, दूसरा है XYZ। एक ABC है, दूसरा XYZ है। इस ABC में ना, इस ABC का मेंबर, इस ABC का मेंबर से फॉर एग्जांपल विक्रम शर्मा है। इस ABC का मेंबर क्या है ना, विक्रम शर्मा है, ठीक है। उसके बाद इस XYZ का जो मेंबर है वो X है। ABC का मेंबर कौन है, B है, और XYZ का मेंबर कौन है, X है। अब देखो, ए नेचुरल पर्सन, एक व्यक्ति एक कंपनी का मेंबर और दूसरे कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। एक व्यक्ति एक कंपनी का मेंबर
और दूसरे कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, एबीसी कंपनी का मेंबर कौन है? विक्रम शर्मा है, और एक्स वाई जेड का मेंबर कौन है? एक्स है। ठीक है, अब इस एक्स कंपनी का नॉमिनी जो है ना वो विक्रम शर्मा है। एक्स कंपनी का जो नॉमिनी है ना वो है विक्रम शर्मा। एक्स कंपनी का नॉमिनी कौन है? वो विक्रम शर्मा है। ठीक है, अब क्या हो गया ना, कुछ दिन बाद ना एक्स का डेथ हो गया। हाँ, एक्स का क्या हो गया? डेथ हो गया। अब जैसे ही एक्स मर गया, एक्स मर जाने के बाद विक्रम शर्मा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक्स वाई जेड कंपनी का मेंबर बन जाएगा। अब ऐसे में तो क्या हो गया ना, विक्रम शर्मा तो एबीसी का भी मेंबर बन गया और एक्स वाई जेड का भी मेंबर बन गया। विक्रम शर्मा जो है ना एबीसी का भी मेंबर बन गया और एक्स वाई जेड का भी मेंबर बन गया। अब ऐसे में तो ये दो कंपनी में मेंबर बन गया। फिर ओपीसी तो बोलता है कि भाई आप एक ही कंपनी में मेंबर बन सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा ना, ऐसे में इस विक्रम शर्मा को डिसाइड करना है, इस विक्रम शर्मा को डिसाइड करना है इसको क्या करना है। इसको एक्स वाई जेड की कंपनी को संभालना है या फिर एबीसी कंपनी को संभालना है, इसको डिसाइड करना है। जिस दिन वो मेंबर बन जाएगा एक्स वाई जेड में, ऑटोमेटिकली जिस दिन वो मेंबर बन जाएगा वहां से उस दिन 180 डेज उसको ये डिसाइड करना है कि वो एबीसी का मेंबर होके एबीसी का मेंबर बनना चाहता है या फिर एक्स वाई जेड का मेंबर बनना चाहता है। इसको डिसाइड करना है। जिस दिन वो एक्स वाई जेड का मेंबर बन गया, एक्स के मरने के बाद वो जिस दिन एक्स वाई जेड कंपनी का मेंबर ऑटोमेटिकली बन गया ना, वहां से उस दिन 180 डेज उसको डिसाइड करना है उसको एक्स वाई जेड में कंटिन्यू करना है एज ए मेंबर या फिर एबीसी में उसको एज ए मेंबर कंटिन्यू करना है। उसको डिसाइड करना पड़ेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग दी मेंबर। को कहाँ पे कंटिन्यू करना है वही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेचुरल पर्सन बिंग, एक सेकेंड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वेरी नेचुरल पर्सन, वेरी नेचुरल पर्सन being member in one OPC becomes a member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC. Thus person shall meet the criteria can become member of only one OPC. कितने दिन के अंदर इसको डिसाइड करना है? तो एक बात याद रख लेना, विद इन 180 डेज, विद इन 1 मिनट, विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 180 डेज उसको डिसाइड करना है। कितने दिन के अंदर उसको डिसाइड करना है? विद इन 180 डेज उसको डिसाइड करना है कि उसको उसको किस कंपनी का मेंबर बनना है। ठीक है, ये नोट्स में थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये नोट्स में थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग एन मेंबर। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, सर क्या नॉमिनी अपने आप को विड्रॉ कर सकता है क्या? से फॉर एग्जांपल मैंने अपने भाई को, छोटे भाई को नॉमिनी रखा हुआ था, तो सर वो जो नॉमिनी है वो अपने आप को विड्रॉ कर सकता है क्या? अपने आप को विड्रॉ कर सकता है, तो आंसर इज यस। नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, वो विड्रॉ कर सकता है लेकिन उसको नोटिस देना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। कितने लोगों को नोटिस देना होगा उसको? एक मेंबर को नोटिस देना होता है और एक कंपनी को नोटिस देना होता है। एक मेंबर को नोटिस देना होता है और दूसरा कंपनी को नोटिस देना होता है। जैसे ही उसने मेंबर को नोटिस दिया, अब ओपीसी का मेंबर कौन? तो मैं। जैसे ही उसने मेरे को नोटिस दिया तो उसके विद इन 15 डेज मुझे ना दूसरा नॉमिनी ढूंढना पड़ेगा और दूसरा नॉमिनी ढूंढ के ना मेरे को कंपनी को बताना पड़ेगा। Sole member shall nominate another person as a nominee within 15 days of receive of notice of an withdraw. जैसे ही मेरे को उस अपने जो नॉमिनी से जैसे ही मेरे को नोटिस मिला, वहां से विद इन 15 डेज में मेरे को दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करना है। नॉमिनी अपॉइंट करके मुझे कंपनी को इन्फॉर्म भी कर देना है।
कितने दिन के अंदर? विद इन 15 डेज ऑफ रिसीव ऑफ नोटिस ऑफ एन विड्रॉ। ठीक है, नॉमिनी ने नोटिस दे दिया मेंबर को। मेंबर को क्या करना है? नॉमिनेट करना है अनदर नॉमिनी, नॉमिनेटेड न्यू नॉमिनी। नॉमिनी बनाया आपने जो नया नया नॉमिनी बनाया है ना, उसके बारे में, यानी कि नया नॉमिनी बनने के बाद आपको विद इन 15 डेज कंपनी को क्या कर देना है? इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, नॉमिनी अगेन, नॉमिनी ने नोटिस दिया, हाँ नोटिस मेरे को नॉमिनी से मिला, मुझे दूसरा नॉमिनी ढूंढना है। कितने दिन के अंदर ढूंढना है? 15 डेज के अंदर ढूंढ लिया, अपॉइंट कर लिया। अपॉइंट करने के बाद, ढूंढने के बाद आप नॉमिनेट करते हो, आप अपॉइंट नहीं करते हो, अपॉइंट कंपनी ही करता है। आप क्या करोगे? नॉमिनेट करोगे। 15 दिन के अंदर आपको नॉमिनेट करना है, नॉमिनेट करके आपको किसको बताना है? कंपनी को बता देना है। दैट्स इट, खत्म। द मेंबर शेल सेंड एन इंटीमेशन ऑफ सच नॉमिनेशन न्यू नॉमिनी टू दी कंपनी। ठीक है ना, जब आप नया नॉमिनी को अपॉइंट करोगे ना, तो उस टाइम भी आप उसका क्या लोगे? कंसेंट लोगे। जब आप नया नॉमिनी को अपॉइंट करोगे ना, तो उस टाइम भी आपको क्या लेना पड़ेगा? उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। कौन से फॉर्म नंबर पे? INC 4 पे। कौन से फॉर्म नंबर पे कंसेंट लेना पड़ेगा? फॉर्म नंबर INC 4 पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? चेंज इन द नेम ऑफ द नॉमिनी। पहले वाले सिचुएशन में नॉमिनी जा रहा था, इस वाले सिचुएशन में मैं नॉमिनी को भगा रहा हूँ। मैं नॉमिनी चेंज करना चाहता हूँ। नॉमिनी चेंज कर सकता हूँ क्या? आंसर इज यस। एक को चेंज करके दूसरे के पास जा सकता हूँ क्या? तो लॉ कहता है यस, अलाउड है, आप कर सकते हो ऐसा। आप जिस नॉमिनी के पास थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो नॉमिनी, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। सुनो, लिखा हुआ है, यू कैन चेंज द नेम ऑफ द नॉमिनी शेल नॉट बी डीम टू बी एन ऑल्टरेशन ऑफ द मेंबर। वो तो ठीक है, आप क्या कर सकते हो? आप अपने नॉमिनी को चेंज कर सकते हो, रिप्लेसिंग नॉमिनी विथ अनदर वन। रिप्लेसिंग नॉमिनी विथ अनदर वन। द मेंबर में चेंज द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम फॉर एनी रीजन। कुछ भी रीजन हो सकता है, डेथ, इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। आप क्या कर सकते हो? अपने नॉमिनी को चेंज करके दूसरा नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो, एंड कैन नॉमिनेट ए न्यू नॉमिनी। लेकिन ये सब करने से पहले ना, आपको एक बार कंपनी से प्रायर इंटीमेशन लेना पड़ेगा। मतलब प्रायर इंटीमेशन लोगे कंपनी से, एक बार कंपनी से पूछोगे, कंपनी को बोलोगे कि सर मेरे को ना मज़ा नहीं आ रहा है, इस नॉमिनी के साथ मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे इस नॉमिनी को चेंज करना है। फिर कंपनी आपको अप्रूवल दे देगा। कंपनी से जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा, अप्रूवल मिलने के बाद आप नॉमिनी को चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस करके, चेंज करके आप दूसरा नॉमिनी अपॉइंट कर दो। कर सकते हो, लेकिन आपको प्रायर इंटीमेशन लेना पड़ेगा, जिससे? कंपनी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? when the nominee becomes the member, where sole member cease to be a member and nominee becomes a new member shall nominate within 15 days of becoming member a new nominee। इसका मतलब क्या है ना, से फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, देखो एग्जाम्पल ए, ABC प्राइवेट लिमिटेड एक OPC है, जिसका मेंबर कौन है? ए है। जिसका मेंबर कौन है? ए है। और उसका नॉमिनी कौन है? बी है। जिसका मेंबर कौन है? ए है। और जिसका मेंबर कौन है? बी, सॉरी, ए मेंबर है, बी कौन है? नॉमिनी। ABC प्राइवेट लिमिटेड OPC है एक, जिसमें मेंबर कौन है? ए है। और इसका नॉमिनी कौन है? बी है। ए का डेथ हो गया, ए का क्या हो गया? डेथ हो गया। और ए का डेथ होने के बाद बी ऑटोमेटिकली क्या बन गया? इस कंपनी का मेंबर बन गया। अब बी मेंबर बन गया, तो बी को भी क्या करना पड़ेगा? एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। नाउ दिस बी हैज टू अपॉइंट अनदर न्यू नॉमिनी within how many days? 15 days of becoming the member. Now this B has to appoint another new nominee within how many days? 15 days of becoming an member. वही लिखा हुआ है। Where sole member ceases to be a member and nominee becomes a new member. New member shall nominate within 15 days of becoming member a new nominee. जैसे ही वो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा, उसको फिर से क्या करना पड़ेगा? एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, डन है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये सब हम लोगों ने जो 3 सिचुएशन पढ़ा, भैया नॉमिनी खुद जा रहा था, नॉमिनी को हम लोगों ने रिप्लेस किया, या फिर नॉमिनी क्या बन गया? मेंबर बन गया। इन 3 सिचुएशन पे ही ये लोग किसको इंटीमेशन देंगे? कंपनी को इंटीमेशन देंगे। फिर कंपनी को क्या करना होता है?
विद इन 30 डेज, इन लोगों से इंटीमेशन मिलने के विद इन 30 डेज आरओसी को क्या करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। जैसे मेंबर कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा, फिर कंपनी 30 डेज के अंदर किसको इन्फॉर्म कर देगा, आरओसी को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, एक केस स्टडी है, ये क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मिस्टर श्याम फॉर्म्ड एन ओपीसी, हिज वाइफ इज नेम एज ए नॉमिनी। ओके, हिज वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम इलनेस एंड श्याम वांट्स टू चेंज हिज नॉमिनी। देखो, श्याम ओपीसी का मेंबर है, उसकी नॉमिनी उसकी वाइफ है, वो अपनी वाइफ को अभी नॉमिनी से चेंज करना चाहता है, क्योंकि वो क्या है, अभी इलनेस में है, मतलब अभी बीमार में है, बीमार से जूझ रही है, तो अपने नॉमिनी को क्या करना चाहता है, चेंज करके दूसरा किसी व्यक्ति को नॉमिनी अपॉइंट करना चाहता है। ऐसा कर सकता है क्या, तो बोलता है यस, आप कर सकते हो। ऑल्सो, सुनो क्वेश्चन अभी क्या है, ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू अपॉइंट रक्षक एज ए नॉमिनी बट ही इज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। क्या है ना, वो अपनी वाइफ के जगह पे किसी दूसरे एक नॉमिनी को अपॉइंट करना चाहता है जिसका नाम क्या है, रक्षक है, पर रक्षक अभी माइनर है, तो क्या रक्षक, क्या ये जो रक्षक है ये नॉमिनी बन सकता है क्या, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर रक्षक नहीं बन सकता है ना, तो उसका कोई एक फ्रेंड है, ट्रस्टेड फ्रेंड, वो 35 साल का है, माइनर नहीं है, यहाँ पे मेजर लिखना है, ये माइनर नहीं हो सकता, यहाँ पे मेजर लिखना है। 35 साल का है, ऑब्वियसली बात है, 35 साल का मतलब क्या, मेजर ही होगा, और इंडियन सिटीजन है, क्या वो नॉमिनी बन सकता है? आप लोगों को आंसर देना है, क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, कैन मिस्टर श्याम चेंज द नॉमिनी, आंसर इज यस, मिस्टर श्याम कैन चेंज द नॉमिनी एज हिज वाइफ इज इलनेस और फॉर एनी अदर रीजन। ठीक है, उसके बाद क्या वो रक्षक को क्या वो रक्षक को क्या वो रक्षक को नॉमिनी बना सकता है, तो आंसर इज नो, नो ए नॉमिनी कैन नॉट बी ए माइनर, नॉमिनी क्या नहीं हो सकता है, माइनर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कैन ही अपॉइंट हिज फ्रेंड 35 ईयर्स ओल्ड एज एन नॉमिनी, तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। 35 ईयर्स ओल्ड का जो 35 ईयर्स ओल्ड जो उसका दोस्त है, उसको मिस्टर श्याम को, वो जो, वन सेकेंड ना, क्या लिखा हुआ है, हाँ, उसका जो ट्रस्टेड फ्रेंड है, मिस्टर श्याम का जो ट्रस्टेड फ्रेंड है जो 35 साल का है, उसको आप क्या कर सकते हो, एज ए नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नेचुरल पर्सन भी है, इंडियन सिटीजन भी है, और माइनर भी नहीं। इस वाले जो ये वाला जो है ना, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, इसको अभी इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, इसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ए ओ ए को पढ़ने से पहले ना हम लोग सीधा जाते हैं कहाँ पे, एक मिनट, हाँ, ए A company incorporated under this act shall commence any business or exercise any borrowing power only if this document has been filed। पहले समझते सेक्शन नंबर 10 है। 10 ए क्या है, एक कहानी से समझाऊंगा, फिर इसके बाद में इन पॉइंट्स पे आऊंगा। सेक्शन नंबर 10 ए क्या कहता है ना, कंपनी से क्या कहता है ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, आपका कंपनी क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ना आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, अब सीधा ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया तो बिजनेस स्टार्ट करो, नहीं। कंपनी से क्या कहता है, जब तक आप ये दो फॉर्म फाइल नहीं करोगे, INC 22 और INC 20, जब तक आप लोग फाइल नहीं करोगे ना, तो आप लोग कंपनी का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और दूसरा, आप लोगों के पास कोई भी बोरिंग पावर नहीं होगा। बोरिंग पावर्स का मतलब क्या, अभी भी कभी भी आप क्या नहीं कर पाओगे, लोन वगैरह ले नहीं पाओगे जब तक आप ये दो फॉर्म फाइल नहीं करोगे। जैसे INC 22 और INC 20 है, जब तक आप ये दो फॉर्म फाइल नहीं करोगे, आप बोरिंग पावर्स भी नहीं कर पाओगे, और दूसरा जो है ना, आप अपने बिजनेस, अपना जो बिजनेस है वो भी कर नहीं पाओगे।
ठीक है सर। फॉर्म नंबर INC 22 क्या है? फॉर्म नंबर INC 22 है ना, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब जैसे आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके विद इन 30 डेज आपको ROC को बताना होता है कि हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिया है और ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल्स है। इसका वेरिफिकेशन देना होता है हमें कितने दिन के अंदर? कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के विद इन 30 डेज के अंदर। कौन से फॉर्म नंबर पे देना होता है? INC 22 पे देना होता है। ठीक है, एक बार हम लोगों ने INC 22 फाइल कर दिया, उसके बाद हमें दूसरा फॉर्म फाइल करना होता है, दैट इज एन INC 20 है। फॉर्म नंबर INC 20 है। सर ये INC 20 क्या है? INC 20 में ना, INC 20 में ना डिक्लेरेशन देना होता है। INC 20 में क्या देना होता है? डिक्लेरेशन देना होता है। क्या बोलना होता है INC 20 में? से फॉर एग्जाम्पल ये INC 20A है। इस INC 20A में ना आपको बताना होता है, कंपनी बताएगा ROC को कि जो हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर है, जो सब्सक्राइबर जिन्होंने प्रॉमिस किया था कंपनी इनकॉर्पोरेट होते टाइम, जिन सब्सक्राइबर ने प्रॉमिस किया था पैसे देने के लिए, इन सारे सब्सक्राइबर ने हमें क्या कर दिया है? पैसे पे कर दिया है। That all subscriber to MOA has paid the value of shares agreed by them. INC 20A में हमें किसको डिक्लेरेशन किसको बताना होता है? ROC को बताना होता है कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर थे ना, इन सारे सब्सक्राइबर ने हमें क्या कर दिया है? पैसे पे कर दिया है। ये रहा फॉर्म INC 20A में हमें क्या करना होता है? ROC को सबमिट करना होता है। सर ये फॉर्म कितने दिन के अंदर सबमिट करना होता है? तो विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इस फॉर्म में साइन कौन करेगा? वेरीफाइड बाय CA, CS, CMA। अभी ना बस इतना ध्यान दो, हाँ, इस पार्ट को भी इग्नोर करो। ये जो लाइन इधर से आ रहा है ना, इसको इग्नोर करना, अभी इसको भी इग्नोर करना, ठीक है ना, इसको भी इग्नोर करना। बस ये भी नॉलेज पर्पज के लिए मैंने बता दिया, अभी इसको इग्नोर करना, इसको मैं बाद में कवर अप करूंगा। अभी के लिए इतना याद रखना, फॉर्म नंबर INC 20A में क्या देना होता है? डिक्लेरेशन देना होता है कि हम लोगों के जितने भी सब्सक्राइबर थे, उन सब्सक्राइबर ने पैसे पे कर दिया है। अब हमें अब क्या कर दो? बिजनेस स्टार्ट करने का क्या दे दो? इजाजत दे दो। डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर थे, उन सब्सक्राइबर ने पैसे पे कर दिया है। करके हम लोगों को किसको देना, किसको इन्फॉर्मेशन देना होता है? ROC को इन्फॉर्मेशन देना होता है। कौन से फॉर्म नंबर पे? INC 20A पे। कितने दिन के अंदर देना होता है? विद इन 180 डेज। इस फॉर्म में साइन कौन करेगा? प्रैक्टिशनर CA करेगा, CS करेगा और CMA करेगा। ठीक है, फॉर्म नंबर INC 20A। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको डायग्रामिक फॉर्म में समझा दिया है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के विद इन 30 डेज INC 22 फाइल करना है और INC 20A 180 दिन के अंदर फाइल करना है। जब तक आप ना INC 22 फाइल नहीं करोगे ना, सिस्टम INC 20A फॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। मतलब अगर प्रैक्टिकल प्रोसीजर बताऊँ ना, तो सबसे पहले INC 22 फाइल करना होता है, उसके बाद INC 20A फाइल करना होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि पहले INC 20A फाइल कर दिया, उसके बाद INC 22 फाइल करेंगे, नहीं। कभी भी सिस्टम में उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। INC 22 को पहले फाइल करना है, उसके बाद INC 20A को फाइल करना है। प्रैक्टिकली लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि INC 22 फाइल करने के लिए डेज कम मिला है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के विदिन 30 डेज ही फाइल करना है। INC 20A को फाइल करने के लिए कितने दिन मिला है? 180 दिन मिला है। तो लोग क्या करते हैं, जो भी लोग कंपनी बनाते हैं, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो लोग क्या करेंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पहले INC 22 फाइल करते 30 डेज के अंदर, उसके बाद INC 20A को फाइल करते विदिन 180 डेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिजर्वेशन ऑफ नेम। रिजर्वेशन ऑफ नेम पढ़ा था हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में। वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपॉन रिसीव ऑफ एन एप्लीकेशन द रजिस्टर में रिजर्व द नेम फॉर ए पीरियड ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एन अप्रूवल। जिस दिन हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया ROC को, ROC हमारा एप्लीकेशन अप्रूव करेगा और वहाँ से लेकर विदिन 20 डेज यानी कि 20 दिन तक के लिए क्या कर देगा? हमारा नेम को अप्रूव्ड कर देगा। सर ये जो 20 दिन का टाइम पीरियड ROC ने हमें दिया है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है क्या? तो आंसर इज यस, आप एक्सटेंशन ले सकते हो। लेकिन एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन कैन बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ एन 20 डेज। मतलब क्या है? सुनो, इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। नेम आपने एप्लीकेशन दिया, नेम रिजर्वेशन का आपने एप्लीकेशन दिया। नेम कितने दिन के लिए रिजर्व रहेगा? 20 डेज के लिए। 20 डेज के लिए क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा। आपको अब इस 20 डेज के पीरियड में आपको लगा कि भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे से ना कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा इन 20 डेज में, तो आप क्या चाहते हो? आप एक्सटेंशन चाहते हो, आप और 20 दिन का एक्सटेंशन चाहते हो, तो आप 20 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो। क्या आंसर इज
आप ले सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन का जो एप्लीकेशन होगा ना, ये 20 डेज एक्सपायर होने से पहले ही लेना पड़ेगा। इधर ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन का एप्लीकेशन आरओसी को देना पड़ेगा। 20 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो, ये वाला 20 डेज का आप एक्सटेंशन ले सकते हो, लेकिन इस एक्सटेंशन के लिए ना आपको जो एप्लीकेशन फाइल करना होता है ना, इस 20 डेज के एक्सपायरिंग से पहले ही फाइल करना होता है। 20 डेज है ना, इसके एक्सपायरी से पहले ही आपको क्या करना होता है, फाइल करना होता है, तब जाके आप 20 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो। ठीक है, आपको फर्दर एक्सटेंशन लेना है, 20 डेज का आपने एक्सटेंशन ले लिया है, आपको और 20 डेज का एक्सटेंशन लेना है, और 20 डेज का भी एक्सटेंशन ले सकते हो। लेकिन पहली बार जब आप एक्सटेंशन लोगे तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, मतलब ये वाले एक्सटेंशन के लिए आपको 1000 पे करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 1000 पे करना पड़ेगा, और इस एक्सटेंशन के लिए आपको 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एक एक्सटेंशन के लिए आपको 1000 पे करना पड़ेगा, दूसरी बार अगर आप एक्सटेंशन लेने जाते हो तो आपको 2000 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन। अगेन नेम, जैसे ही आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो नाम कितने दिन के लिए रिजर्व रहेगा, 20 डेज के लिए रिजर्व रहेगा। इस बार आप 20 दिन का एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आप सीधा 40 दिन का एक्सटेंशन चाहते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको क्या लग रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि जो 20 डेज का हम एक्सटेंशन लेंगे ना, तो 20 डेज में हमारा काम नहीं होगा, हमको ऐसा लग रहा है। तो हम लोग इस बार 40 डे का एक्सटेंशन डायरेक्ट लेना चाहते हैं एक ही बार में। जब हम पहली बार एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं ना, तो उस टाइम हम 20 डेज का एक्सटेंशन नहीं ले रहे, डायरेक्ट 40 डेज का एक्सटेंशन ले रहे। तो ऐसा अलाउड है क्या, तो आंसर इज यस, अलाउड है। लेकिन उसके लिए आपको क्या, कितना फीस पे करना पड़ेगा, 3000 रुपीज पे करना पड़ेगा। दैट्स इट, खत्म है। ऊपर वही लिखा हुआ है, फॉर अनदर 20 days पे 1000 rupees which can be further extended by another 20 days with fee of rupees 2000। आप एक ही बार में 40 दिन का एक्सटेंशन लेना चाहते हो, ले सकते हो, लेकिन 3000 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। खत्म। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, कैंसिलेशन ऑफ रिजर्व नेम। कैंसिलेशन ऑफ रिजर्व नेम, ये क्या था सर, कैंसिलेशन ऑफ रिजर्व नेम समझो। से फॉर एग्जाम्पल ये जो आरओसी है ना, ये जो आरओसी है, ये जो आरओसी है, ये जो आरओसी है, इसने ना, ये जो आरओसी है, इसने मेरा नेम एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया था। जो आरओसी है, इसने मेरा नेम एप्लीकेशन क्या कर दिया था, अप्रूव कर दिया। मैं आरओसी के पास एप्लीकेशन लेके गया, आरओसी ने मेरा एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया। ठीक है, अब अप्रूव कर दिया मतलब मेरे पास कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितना दिन है, 20 डेज है। आरओसी ने मेरा नेम एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के प्रोसेस में लगा हुआ, मतलब मैं एमओए एओए सब बना रहा हूँ। ठीक है, उस दौरान अभी कंपनी बना नहीं है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में ही है। उस दौरान आरओसी को लगता है, आरओसी को लगा, आरओसी को लगता नहीं है, आरओसी को पता चला कि मैंने जब एप्लीकेशन दिया था ना, उसमें मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया था। उसमें मैंने क्या दिया था, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया था। देन ऐसे में आरओसी पता है क्या कर देगा, जो नेम उसने रिजर्व कर दिया था, उस रिजर्व नेम को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। उस रिजर्व नेम को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और जिस भी व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया है, नेम एप्लीकेशन जिस भी व्यक्ति ने दिया है, उसके ऊपर पेनल्टी लगा देगा, कितने रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कंपनी है, मेरे को एक कंपनी बनाना है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैंने एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन में ना फॉल्स इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था। जब मैंने एप्लीकेशन दिया था तो आरओसी को तब पता नहीं चला, आरओसी ने मेरा नेम अप्रूव्ड भी कर दिया। अप्रूव करने के बाद मैं इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पे था। मैं किस पे था, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पे था। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के दौरान आरओसी को पता चलता है कि मैंने नेम एप्लीकेशन में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है, फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है। देन आरओसी क्या करेगा, मेरे नाम को कैंसिल कर देगा। मेरे नाम को मतलब जो उसने नेम रिजर्व किया था ना, उस रिजर्व नेम को कैंसिल कर देगा। रिजर्व नेम को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और जिस भी व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया था, मेरे वाले एग्जाम्पल पे मैंने एप्लीकेशन दिया था ना, तो मेरे ऊपर 1 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकता है। ठीक है, ये पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन समझो क्या है, इफ द कंपनी हैज बीन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड। इफ द कंपनी हैज ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड, इसका मतलब क्या है, नेम रिजर्व हो गया, नेम रिजर्व हो गया, हाँ, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, नेम रिजर्व हो गया, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। कंपनी ने ना
मेरे को CIN नंबर भी इशू कर दिया और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू कर दिया। कंपनी ने CIN नंबर भी इशू कर दिया और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन CIN नंबर भी इशू कर दिया और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी इशू कर दिया। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, नेम रिजर्व भी हो गया है, सब कुछ इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो चुका है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 2-3 साल से फॉर एग्जाम्पल 2-3 साल, 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, 1 महीने बाद आरओसी को पता चलता है कि मैंने नेम एप्लीकेशन में ना फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया था। आरओसी को क्या पता चलता है कि मैंने नेम एप्लीकेशन में क्या दिया था, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया था। तो ऐसे में आरओसी क्या कर सकता है ना, आरओसी 3 प्रकार का एक्शन ले सकता है। आरओसी कितने प्रकार का एक्शन ले सकता है? आरओसी 3 प्रकार का एक्शन ले सकता है। पहला क्या ले सकता है? पहला आरओसी मेरे को बुलाएगा, विक्रम शर्मा तुम इधर आओ, विक्रम शर्मा तुम क्या करो, तुम इधर आओ, विक्रम शर्मा तुम इधर आओ, विक्रम शर्मा तुम इधर आओ, और बोलेगा आपकी जो गलती है ना, वो छोटी मोटी गलती आपने किया है, ठीक है ना। मुझे बोलेगा कि आप तुरंत से अपने कंपनी में जाओ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और अपना नेम क्या कर दो, चेंज कर दो। फिर मैं पूछूंगा आरओसी को कि सर मुझे ये काम कितने दिन के अंदर करना है, तो आरओसी बोलेगा कि आपको ये काम 3 मंथ्स के अंदर करना है। तो पहला एक्शन क्या ले सकता है आरओसी? डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आफ्टर पासिंग इन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आरओसी क्या बोलेगा कंपनी को? आरओसी कंपनी को बुलाएगा, इधर आओ इधर आओ, तुमने गलती किया है, नेम एप्लीकेशन में तुमने कुछ गलती किया, लेकिन गलती तुम्हारी छोटी मोटी गलती है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपने कंपनी में जाओ और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपने कंपनी का नेम क्या कर दो, चेंज कर दो। कंपनी पूछेगा कितने दिन के अंदर करना है सर ये काम, तो आरओसी बोलता है जिस दिन मैंने तुमको डायरेक्शन दिया है, जिस दिन मैंने तुमको डायरेक्शन दिया, मतलब आज मैंने तुमको डायरेक्शन दिया ना, इसके विद इन 3 मंथ्स तुमको अपने कंपनी का नेम चेंज करना है। ये पहला तरीके का एक्शन आरओसी ले सकता है। दूसरा आरओसी क्या कर सकता है? स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। दूसरा आरओसी क्या कर सकता है ना, स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या? आरओसी अपने जो उसने मेंटेन किया है, उसने जो रजिस्टर मेंटेन किया है, उस रजिस्टर में से मेरा नाम क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। दूसरा आरओसी क्या एक्शन ले सकता है? आरओसी मेरा नाम क्या कर देगा, रिमूव कर देगा अपने रजिस्टर में से। टेक एक्शन फॉर स्ट्राइक ऑफ द कंपनी। और तीसरा क्या है ना, मेक ए पेटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तीसरा क्या है ना, मेक ए पेटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब क्या है ना, आरओसी क्या कर देगा, आरओसी को लगता है कि भाई जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है बहुत गलत तरीके से इनकॉर्पोरेट हुआ है, नेम एप्लीकेशन इसने झूठा मूठा दे दिया है, अब इस कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए। तो आरओसी ना डायरेक्ट कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं पास कर सकता। आरओसी जो है ना डायरेक्ट कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। आरओसी के पास वाइंडिंग अप ऑर्डर देने का पावर नहीं है। आरओसी क्या करेगा ना, एप्लीकेशन देगा, किसको? एनसीएलटी को। आरओसी एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगा, बोलेगा हे एनसीएलटी सुनो, ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, इस कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए, इस कंपनी का क्या होना चाहिए, वाइंडिंग अप होना चाहिए। आप क्या करो, आप इसको वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दो। आरओसी किसको एप्लीकेशन देगा, एनसीएलटी को। फिर एनसीएलटी किसके पास आएगा, कंपनी के पास आएगा, फिर वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आरओसी कितने प्रकार का एक्शन ले सकता है, तो 3 प्रकार का एक्शन ले सकता है। पहला क्या, डायरेक्ट द कंपनी टू चेंजेस नेम विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आफ्टर पासिंग इन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस। स्ट्राइक ऑफ का अपना ऑर्डर दे सकता है। तीसरा एप्लीकेशन फाइल कर देगा, किसको, एनसीएलटी को, फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दैट्स इट, खत्म, ठीक है। यहां तक डन है क्या? यहां तक डन है? जल्दी बोलो, चलो कोई डाउट? ठीक है ना? सब ठीक है? चलो फटाफट से 2 सेक्शंस और है, सेक्शन नंबर 8। मुझे एक बार बताओ टाइम कितना हो रहा है? 5 बज गया है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी फटाफट से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन सेक्शन 8 कंपनी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कौन सा कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी। कितना इजी है सेक्शन 8 कंपनी, कुछ है ही नहीं इसमें। व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी मींस? एनी कंपनी व्हिच इज फॉर्म्ड, या फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसको प्रमोट करना, आर्ट को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, चैरिटी को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, या फिर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना,
अगर ये सारे ऑब्जेक्ट के साथ अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है ना, उस कंपनी को हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी में, तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब, सेक्शन 8 कंपनी मतलब कोई भी एक ऐसा कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किसको प्रमोट करना, आर्ट को प्रमोट करना, साइंस को, एजुकेशन को, चैरिटी को, स्पोर्ट्स को, इन सारे एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है ना, उन सारे कंपनीज को हम कौन सा कंपनी बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मीन्स कंपनी which has been formed, या फिर जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, इन सारे एक्टिविटीज को प्रमोट करना, आर्ट को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, एजुकेशन को, चैरिटी को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है, या फिर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो उस तरीके की कंपनी को हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है ना, सेक्शन 8 कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो जो प्रॉफिट होता है ना, वो अपना प्रॉफिट एज एन डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड, एज एन डिविडेंड शेयर होल्डर को क्या नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांटता नहीं है। तब ये प्रॉफिट क्या करता है, इसके पास जो भी प्रॉफिट होता है ना, इन सारे प्रॉफिट्स को इन सारे एक्टिविटीज में क्या कर देता है, यूटिलाइज कर देता है। कौन से एक्टिविटीज में, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, चैरिटी, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, है ना, इन सारे एक्टिविटीज में अपने प्रॉफिट को क्या कर देता है, यूटिलाइज कर देता है। अपने सारे की सारी प्रॉफिट से इन सारे प्रॉफिट्स को इन सारे एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर देता है। नो डिविडेंड मतलब क्या, अरे प्रोहिबिट कर दिया है इसको। प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन में फर्क पता है ना। प्रोहिबिट मतलब क्या, कर ही नहीं सकते हो आप, कभी भी नहीं कर सकते हो। और रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या था, फाउंडेशन में क्या बताया था, रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या था, रेस्ट्रिक्शन मतलब आपको अलाउड है, लेकिन आपको किसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप वो काम कर सकते हो। और प्रोहिबिशन का मतलब क्या, प्रोहिबिट नहीं कर सकते हो आप, कभी भी नहीं कर सकते हो, किसी का भी डायरेक्शन से, किसी का भी अप्रूवल से आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी अगर हमें इनकॉर्पोरेट करना है ना, तो सबसे पहले हमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा मतलब क्या, वन सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। आज अगर मेरे को सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन सर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना अपना पावर, लाइसेंस इशू करने का पावर जो है ना, वो आरओसी को डेलीगेट कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू करने का पावर किसको डेलीगेट कर दिया है, आरओसी को डेलीगेट कर दिया है। तो आज अगर मेरे को सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है ना, तो सबसे पहले मेरे को आरओसी जाना पड़ेगा और आरओसी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, आरओसी में जाके क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नो यूज ऑफ वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। जब हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो हमें उस कंपनी के नेम के एंड पे, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना पड़ेगा, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है ना, तो दोनों चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और लिमिटेड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। भले ही हम प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड वर्ड नहीं लगाएंगे, लेकिन जो बेनिफिट लिमिटेड कंपनी को मिलता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, फिर पब्लिक लिमिटेड को मिलता है, जो बेनिफिट इस प्राइवेट लिमिटेड को या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मिलता है ना, सेम टू सेम बेनिफिट किसको भी मिलने वाला है, सेक्शन 8 कंपनी को भी मिलने वाला है। बट ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी shall एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ लिमिटेड कंपनी। जो ऑब्लिगेशंस, जो बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का है ना, वही बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशंस इस सेक्शन 8 कंपनी का भी रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सर सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन, आरओसी। आरओसी के पास आरओसी के पास जाके हम लोगों ने एक बार लाइसेंस ले लिया ना, और लाइसेंस लेने के बाद हमें फॉर्म फाइल करना होता है, दैट इज एन, हमें एप्लीकेशन फाइल करना होता है, फॉर्म नहीं, हमें एप्लीकेशन फाइल करना होता है। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म पे, स्पाइस प्लास्टर INC 32 पे। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने जाओगे ना, तो आपको एप्लीकेशन के साथ फीस भी पे करना पड़ेगा। फीस कितना पे करना पड़ेगा सर, प्रोवाइडेड इन द कंपनीज रूल 2014।
जितना फीस इस रूल्स में बताया है उतना रूल्स आपको पे करना, उतना रूल्स नहीं, उतना फीस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। एप्लीकेशन लाइसेंस इशू हो गया। लाइसेंस इशू होने के बाद दूसरा जो प्रोसीजर है वो क्या है, आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म पे फाइल करोगे आप? अच्छा, एप्लीकेशन कौन से फॉर्म पे फाइल करोगे आप? स्पाइस प्लस INC 32 पे। जब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे ना, तो एप्लीकेशन के साथ दान दक्षिणा थोड़ा सा देना होता है, चढ़ाना होता है दान दक्षिणा। दैट इज एन फीस आपको ROC को पे करना होता है। जब ये एप्लीकेशन लेके जाओगे ना, तो इस एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में क्या है? वही MOA, AOA, वही क्या पुरानी बातें, दैट इज MOA और AOA। ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? डिक्लेरेशन लेके आते हैं ना, किसका? फर्स्ट डायरेक्टर का, फर्स्ट सब्सक्राइबर का। यहाँ पे भी सेम चीज, पर यहाँ पे लिखा क्या है? द पर्सन हु इज मेकिंग एन एप्लीकेशन, जो व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहा है ना, उसका डिक्लेरेशन। एंड दूसरा डिक्लेरेशन किसका? प्रैक्टिसिंग CS, CS, CMA और एडवोकेट का। इन दोनों का क्या चाहिए? हमें डिक्लेरेशन देना होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो ना, तो आपको क्या करना होता है ना, आपको 3 साल का इनकम, एस्टिमेटेड इनकम, आप आने वाले 3 साल में कितना इनकम कमाने वाले हो, कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हो, कितना इनकम कमाने वाले हो, कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हो, कितना इनकम कमाने वाले हो और कितना खर्चा करने वाले हो आने वाले 3 साल में, इसका एस्टिमेटेड अमाउंट आपको ROC को बताना होता है। जब आप एप्लीकेशन लेके जाओगे ना, उसी टाइम आपको बताना होता है ROC को कि आने वाले 3 साल में आप कितना इनकम कमाने वाले हो और कितना एक्सपेंडिचर आप करने वाले हो। फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बताना होता है कंपनी को फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। अरे, ये आप लोगों ने पढ़ा है ना NPO में, अकाउंट्स में, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज लाइक इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पढ़ा था ना? तो वही चीज आपको ROC को बताना होता है, आने वाले 3 साल में कितना आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर करने वाले हो, ये सारा ये एस्टिमेटेड अमाउंट आपको बताना होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ इनकम। देखो, सेक्शन 8 कंपनी है तो भाई बिजनेस तो कर नहीं रहा है, प्रॉफिट तो कोई आने का चांसेस नहीं है, तो भैया तुमको पैसा कहाँ से आएगा, तुमको इनकम कहाँ से होगा, सोर्स क्या है तुम्हारा, ये सोर्सेस आपको बताना है। और सोर्स के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, इस पैसे को आप कहाँ पे यूटिलाइज करोगे। पहली बात, आपके पास जो इनकम आ रहा है, सोर्स क्या है, इस इनकम का सोर्स क्या है? सोर्स पता चलिए, सोर्स बताना है। सोर्स बताने के बाद आपको बताना है कि इस पैसे को आप खर्चा कहाँ पे करोगे, एक्सपेंडिचर कहाँ पे करोगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी आपको ROC को बताना होता है। ठीक है। अगेन सुन लो, जब हम ROC से लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस लेने के बाद एप्लीकेशन फाइल करना होता है। एप्लीकेशन स्पाइस प्लस INC 32 में फाइल करेंगे। उसके बाद हमें क्या देना होता है? और उस एप्लीकेशन के साथ फीस पे करना होता है। उस एप्लीकेशन के साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। डॉक्यूमेंट कौन सा है? MOA, AOA। ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन जाएगा। उसके बाद आने वाले 3 साल में कितना इनकम होगा, आने वाले 3 साल में कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसका डिटेल्स देना होता है, एस्टिमेटेड अमाउंट देना होता है। उसके बाद हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो बताना होता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जो इनकम आएगा, जो पैसे आएगा हमारे पास, इस पैसे को हम कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमें ROC को बताना होता है। ठीक है। जैसे नॉर्मल कंपनीज लाइक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में MOA और AA को ऑल्टर किया जा सकता है ना, यहाँ पे भी हम MOA को और AA को ऑल्टर किया जा सकता, हम यहाँ पे भी हम MOA और AA को ऑल्टर कर सकते हैं। अगर हमें MOA को ऑल्टर करना है तो रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। अगर हमें AOA को ऑल्टर करना है तो हमें ROC का अप्रूवल चाहिए। अगर हमें MOA को ऑल्टर करना है तो RD का अप्रूवल, और AOA को ऑल्टर करना है तो ROC का अप्रूवल। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको लाइसेंस दे सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा लाइसेंस छीन भी सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर तुमको लाइसेंस दे सकता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा लाइसेंस छीन भी सकता है। रिवोकेशन ऑफ एन लाइसेंस। रुको रुको, 1 मिनट रुको। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना लाइसेंस इशू करने का पावर ROC को दिया है, कैंसिल करने का पावर रीजनल डायरेक्टर को दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे कौन? रीजनल डायरेक्टर। ये बात एग्जाम तक लेके जाना, इस बात को ना एग्जाम तक लेके जाना। कहाँ तक? एग्जाम, जिस सेंटर पे आप एग्जाम देने जाओगे ना, उस सेंटर तक इस बात को लेके जाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू करने का पावर ROC को दिया है,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल करने का पावर रीजनल डायरेक्टर को दिया हुआ है। आर डी है यहाँ पे, वहाँ पे आर ओ सी, आर ओ सी और यहाँ पे आर डी। ये बात याद रखना है, एग्जाम तक लेके जाना है। एग्जाम जिस सेंटर में भी आप जाओगे वहां तक इस बात को लेके जाना है, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर ना आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है इन 4 सिचुएशन पे। इन 4 सिचुएशन पे ना रीजनल डायरेक्टर आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। कौन सा सिचुएशन है? आपने कंपनी एक्ट के रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया, कॉन्ट्रावेंस एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, कंपनी एक्ट को उल्लंघन किया आपने, कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को उल्लंघन किया आपने, आरडी आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। आपने लाइसेंस के कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, आरडी आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो पब्लिक के इंटरेस्ट पे नहीं है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसके इंटरेस्ट पे नहीं है? पब्लिक के इंटरेस्ट पे नहीं है। आरडी आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है, या फिर आप कुछ फ्रॉड कर रहे हो, या फिर आप कुछ क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है ना। इन 4 सिचुएशन पे आरडी आपके लाइसेंस को कैंसिल कर देगा। पहला, कॉन्ट्रावेंस एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, आपने इस एक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया, लाइसेंस के कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया। तीसरा, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो पब्लिक के इंटरेस्ट पे नहीं है। और फोर, आप कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहे हो। इन 4 सिचुएशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन? रीजनल डायरेक्टर। कैंसिल करने से पहले ना आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, आपको एक बार बोलने का मौका देगा। आपको क्या करेगा ना, एक बार बोलने का मौका देगा। सुनो, जो रीजनल डायरेक्टर है ना, लाइसेंस कैंसिल करने के बाद चुपचाप बैठेगा नहीं, ऐसा नहीं है। रीजनल डायरेक्टर लाइसेंस को कैंसिल करने के बाद ना और 2 प्रकार का ऑर्डर पास कर सकता है। एक क्या है? एक ये वाइंडिंग आपका ऑर्डर पास कर सकता है, दूसरा आपको अमलगेमेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। एक वाइंडिंग आपका ऑर्डर पास कर सकता है, दूसरा अमलगेमेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। सबसे पहले अमलगेमेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद वाइंडिंग आप पे आएंगे। अमलगेमेशन में क्या करेगा ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आरडी कोई दूसरा एक सेक्शन 8 कंपनी ढूंढेगा, दूसरा एक सेक्शन 8 कंपनी ढूंढेगा जिसका ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे कंपनी के साथ मैच होता हो, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है ना हमारे कंपनी के साथ मैच होता होगा। सुनो क्या करेगा ना, यहाँ पे अच्छे से नहीं बन रहा है, 1 मिनट रुक जाओ बस, इसको इरेज करूँगा, इसको पहले इरेज करो। हो जाए, इरेज हो जाए। ठीक है, सुनो क्या करेगा ना, एग्जाम्पल सुनो। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ओपी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नहीं, सॉरी सॉरी सो सॉरी, ठीक है ना। से फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसका नाम है एबीसी सेक्शन 8 कंपनी। हाँ, एबीसी सेक्शन 8 कंपनी है। दूसरा एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसका नाम है एक्स वाई जेड सेक्शन 8 कंपनी। दूसरा एक सेक्शन 8 कंपनी जिसका नाम क्या है? एक्स वाई जेड सेक्शन 8 कंपनी। अब अब मेरा जो सेक्शन 8 कंपनी है ना उसका मेन ऑब्जेक्ट है, से फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव किसको प्रोटेक्ट करना है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा जो एक्स वाई जेड सेक्शन 8 कंपनी है ना उसका भी जो मेन ऑब्जेक्ट है ना वो भी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो ये जो रीजनल डायरेक्टर है ना, इस रीजनल डायरेक्टर ने मेरे कंपनी के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। तो वो क्या करेगा? कैंसिल करने के बाद किसी दूसरा सेक्शन 8 कंपनी ढूंढेगा जिसका मेन ऑब्जेक्ट मेरे कंपनी के साथ मैच हो रहा हो, और उसके बाद उस कंपनी के साथ मुझे क्या कर देगा? एमलगेमेट कर देगा। मतलब वो सेक्शन 8 कंपनी होना चाहिए जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेरे कंपनी के साथ मैच हो रहा है ना। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक एबीसी सेक्शन 8 कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट इज टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एक सेक्शन 8 कंपनी जिसका नाम एक्स वाई जेड है और जिसका मेन ऑब्जेक्ट है इज टू प्रमोट अगेन इज टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। दूसरा कोई एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसका नाम है एनपीओ, जिसका नाम क्या है? एनपीओ, जिसका नाम क्या है? एनपीओ। अब इस सेक्शन 8 कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है ना ये है, ये है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना।
ये किसको प्रमोट करने के लिए बना है? ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बना है। अब जब सेक्शन 8 कंपनी मेरे कंपनी के लाइसेंस को कैंसिल कर देगा ना, तो इस एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी के साथ एमलगेमेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता है, क्योंकि इसका और मेरा ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। इसका और मेरा ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। मुझे किसके साथ एमलगेमेशन का ऑर्डर दे देगा? जिसका ऑब्जेक्ट मेरे कंपनी के साथ मैच होता है। दैट इज एक्स वाई जेड जो सेक्शन 8 कंपनी है उसका ऑब्जेक्ट और मेरा जो ऑब्जेक्ट है दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है, मैच होता है। तो फिर क्या करेगा ना, मेरे कंपनी के लाइसेंस कैंसिल करने के बाद एक्स वाई जेड के साथ एमलगेमेशन का ऑर्डर दे सकता है। एनपीओ के साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी तो है, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्ट मेरे कंपनी के ऑब्जेक्ट के साथ मैच नहीं होता है। ठीक है, amalgamate the section 8 company with another section 8 company having the same object। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वाइंडिंग अप पे। वाइंडिंग अप पे आते हैं। फिर वाइंडिंग अप पे क्या होता है, सुनो ध्यान से। अब वाइंडिंग अप पे क्या होगा ना, एक कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया, तो वाइंडिंग अप में क्या होगा? वाइंडिंग अप में ऐसा होगा ना, एसेट होगा, ये कंपनी एसेट्स को बेचेगा और अपनी लाइबिलिटीज जितना भी रहेगा पे ऑफ करेगा। यही होता है वाइंडिंग अप में। अब ये जो सेक्शन 8 कंपनी है, इस सेक्शन 8 कंपनी के पास से फॉर एग्जाम्पल एसेट्स थे 20,000 रुपये। एसेट्स कितने थे? 20,000 रुपये थे। एसेट्स कितने थे इस कंपनी के पास? 20,000 रुपये एसेट्स थे। ठीक है ना। और इसकी जो लाइबिलिटी है, अगर हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे ना, तो इसका लाइबिलिटी है, से फॉर एग्जाम्पल इसका लाइबिलिटी था 9 रुपया। इसका लाइबिलिटी कितना था? 9 रुपया था। एसेट्स सॉल्व कर, एसेट्स बेचा। अब एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज को पे किया। लाइबिलिटीज कितना थे उनके? 9 रुपीज लाइबिलिटी था। लाइबिलिटीज पे करने के बाद अभी कितना एसेट बचा हुआ है? यहाँ पे 11 रुपये का एसेट्स अभी भी बचा हुआ है। 11 रुपये का अभी भी एसेट्स बचा हुआ है। 11 रुपये मतलब 11,000 का अभी भी एसेट्स बचा हुआ है। सर अब इस एसेट्स का क्या होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है जो एक्सेस एसेट होगा, जो एसेट्स ज़्यादा होगा ना, आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज, डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज को सेटिस्फाइड करने के बाद, यानी कि पे ऑफ करने के बाद जो एसेट इस कंपनी के पास बचेगा, उसको क्या करना है? या तो आपको दो काम करना है। आपको क्या कर देना है, जो भी प्रोसीजर है, जो भी एसेट्स आपके पास बचेगा, उन सारे एसेट्स को बेच देना है। और बेच के जो भी पैसा आपके पास बचेगा, उस पैसे को आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में डिपॉजिट कर देना है। सुनो, एसेट्स को आपने बेच दिया, एसेट्स को बेच दिया, एसेट्स को बेच के आप लाइबिलिटीज को पे कर रहे हो। लाइबिलिटीज को पे करने के बाद आपके पास एसेट्स बचा हुआ है, अभी भी एसेट्स बचा हुआ है। इन एसेट्स का क्या करना है सर? एक्सेस एसेट का क्या करना है? तो क्या बोलता है, इस एक्सेस एसेट्स को क्या कर दो? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में ट्रांसफर कर दो। जो 11 रुपये आपके पास बचा हुआ है ना, इस 11 रुपये को आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में ट्रांसफर कर दो। या तो आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में ट्रांसफर कर दो, या फिर आप क्या करो, कोई दूसरा सेक्शन 8 कंपनी ढूंढो, या फिर आप कोई दूसरा एक सेक्शन 8 कंपनी ढूंढो जिसका ऑब्जेक्ट आपके कंपनी के साथ मैच होता है। आप किसी दूसरे एक सेक्शन 8 कंपनी को ढूंढो जिसका ऑब्जेक्ट आपके कंपनी के साथ मैच होता है। फिर उस सेक्शन 8 कंपनी में जो भी आपके पास एक्सेस एसेट बचा हुआ है ना, उस एक्सेस एसेट को आप क्या करो, वहां पे ट्रांसफर कर उस एक्सेस एसेट्स को आप वहां पे क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। देखो, या तो क्या बोल दिया है, ट्रांसफर कर दो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में। अनदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस ट्रिब्यूनल में इम्पोज मे बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, या फिर आप क्या कर दो, उसको सोल्व कर दो और जो भी आपके पास पैसा बचेगा उसको ट्रांसफर कर दो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। दैट्स इट, खत्म। हमारा सेक्शन 8 कंपनी यहीं पे खत्म हो जाता है। कुछ और 3-4 पॉइंट्स बचा हुआ है। सर कौन सा क्या क्या रिलैक्सेशन अवेलेबल है? आज मैं अगर सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा तो मेरे को कौन सा रिलैक्सेशन अवेलेबल है? तो क्या बोलता है ना, अगर कोई नॉर्मल कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, इनको अगर आपने जनरल मीटिंग बुलाना होता है, जब इनको जनरल मीटिंग बुलाना होता है ना, तो जनरल मीटिंग बुलाने से पहले इनको शेयर होल्डर्स को नोटिस देना होता है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा तो हम इसको पढ़ेंगे कि 21 डेज का नोटिस, 14 डेज का नोटिस सब पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि जनरल मीटिंग बुलाने से पहले नोटिस देना होता है। कितने दिन का नोटिस देना होता है? उन कंपनीज को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देना होता है। लेकिन अगर आपका कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है ना, तो 21 डेज का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 14 डेज का नोटिस दोगे तो भी काम चल जाए। ठीक है ना। ये सिर्फ अभी
फेयरली बता रहा हूँ, जब हम अपन वहाँ पे चल जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें मैनेजमेंट वाले चैप्टर में चल जाएंगे, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, हाँ है ना, नोटिस वाला पॉइंट उसी में है। जब हम वहाँ पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग ये सब कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी को ना एनआरसी और एसआरसी बनाने की जरूरत नहीं है। नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी होता है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी होता है। नॉर्मल कंपनीज को बनाना होता है, जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है उन कंपनीज को एनआरसी और एसआरसी बनाना होता है। सेक्शन 8 कंपनी, भाई जितना भी बड़ा सेक्शन 8 कंपनी क्यों ना हो, इनको एनआरसी और एसआरसी बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके कॉन्सेप्ट है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके एक कॉन्सेप्ट है। इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी इनको क्या करने की जरूरत नहीं है, अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी अगर है ना, तो इनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। एनआरसी और एसआरसी बनाने की जरूरत नहीं है। अपना जो मीटिंग है, जनरल मीटिंग जो है ना, जनरल मीटिंग बुलाने से पहले सर्वर को नोटिस देना होता है। तो 21 डेज की नोटिस की जगह पे इनको कितने दिन का नोटिस देने से भी काम चल जाएगा, 14 डेज का नोटिस देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्राइवेट कंपनी है पीवीटी, कोई पब्लिक कंपनी है और कोई ओपीसी है, हाँ इधर लिखता हूँ ओपीसी है, तीन कंपनी से। प्राइवेट कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर की जरूरत है। पब्लिक कंपनी के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर जरूरी है। और ओपीसी के केस में मिनिमम 1 डायरेक्टर का जरूरत है। मिनिमम कितने डायरेक्टर की जरूरत, 1 डायरेक्टर का जरूरत है। लेकिन अगर आपका कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है ना, तो जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम डायरेक्टर्स का, वो आपको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम डायरेक्टर, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज नॉट, दैट्स इट, ठीक है। हमने इस चैप्टर के आधा पार्ट्स को तो पूरा रिवाइज कर लिया है, अब आधा बचा हुआ है, लाइक चेंज इन दी ऑब्जेक्ट। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं क्या, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, सॉरी सब्सिडी, हाँ होल्डिंग कंपनी जो है, नहीं सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी के शेयर से एक्वायर कर सकता है क्या। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स को शायद हम कल कवर अप करेंगे और चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेगा, तो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए हमारा 50% सिलेबस यहाँ का कंप्लीट हो चुका है, अब 50% बचा हुआ है।